गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एनर्जी के साथ करते हैं दिन का आगाज। आई डोंट नो व्हाई बट आज हालांकि थर्सडे है बट मंडे वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, कहीं छुट्टी करके तो नहीं आए आप? नहीं जरूरी तो नहीं कि छुट्टी के बाद ही आपको मंडे की फीलिंग है, बट हाँ Yeah. अगर आपने एक दिन छुट्टी के अंदाज में गुजारा हो तो फिर लगता ये है कि अगला दिन मंडे है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ऐसा ही है। ओके, सो हाउ वाज यस्टरडे? चलिए पहले आपसे सवाल करते हैं। इट वाज गुड। आई Okay. थिंक पता ही नहीं चलता दिन का, कामोशाम में मसरूफियत इतनी ज्यादा होती है ना, घर चलाना होता है, घर संभालना होता है, घर संभालना होता है। सो बहुत कुछ होता है करने को, तो ऑब्वियसली पता ही नहीं चलता टाइम का, सुबह कब हुई है और फिर रात कब हुई है। घर वाला टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम का पता नहीं चलता ऑब्वियसली। तो ये हो जाता है। ऐसी So, बात है। आपका दिन कैसा गुजरता है आज के? कैसा गुजरा है? इस मौसम में कैसा गुजर रहा है ये हमें बताएं। जब मैंने कहा ना इस मौसम में कैसा गुजरा है तो उसकी ज़रा सब जानते हैं कि वजह ये कि आजकल मौसम क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो इस बुनियाद पर हमें सवाल करें। गर्मी के एतबार से अगर हम देखें तो कल का जो दिन है वो ज़रा गर्म रहा और उसमें बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि महकमा मौसमियात के मुताबिक तो थोड़ा सा मौसम ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन बहरहाल कल दिन ओवरऑल इस्लामाबाद का जो है वो गर्म रहा है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद हल्की फुल्की सी बारिश हो जाएगी, तो मैंने उस के अकॉर्डिंगली एक प्लान कर लिया। मैंने कहा चलो अगर मौसम बेहतर हुआ तो विल गो फॉर अ वॉक, क्योंकि हमारा दिल चाह रहा था कि हम अच्छे मौसम में ट्रेल पे जाएंगे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो बच्चों को मैं ले तो गया लेकिन मौसम अच्छा बहरहाल नहीं हुआ, तो फिर हमें थोड़ी देर में वापस आना पड़ गया आपको। हाँ, वैसे आज भी थोड़ा, आज देख रही थी सुबह वेदर प्रेडिक्शन, तो आज भी दिन में थोड़ा सा बारिश का इम्कान एज पर गूगल 20 to 30% है ना, तो 20-30% तो ऑब्वियसली हो ना हो वो अलग बात है, बट एज पर गूगल ऑब्वियसली वो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। इसमें आइसोलेटेड इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, बाकी इलाकों में आप अपने हिसाब से देख लें। नहीं, अपने हिसाब से देख लें। अपने हिसाब से देखें जी। लेकिन इसमें ये बात भी होती है कि आइसोलेटेड रेंज भी तो हो जाती हैं, तो उसमें आप गूगल कुछ बताए भी तब भी समहाउ समवेयर हल्की सी बारिश का हो जाना दैट डजंट मीन कि पूरे शहर में हो, किसी दूसरे में ना वो अलग बात है। अच्छा, लेकिन आज का जो हमारा मौजूद है शोएब, वो ये कि देखें वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और वो हम बहुत सारे इलाकों में देख रहे हैं कि वेदर जो है वो मौसम कभी भी किसी भी टाइम बदल जाता है। अच्छा, ऐसे ऐसे इलाकों की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, ठीक है बारिश हो जाती थी। इस्लामाबाद का वेदर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि आप 2-3 दिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी देख रहे होते हैं कि एक्सट्रीम गर्मी है, तो आप खुद ही माइंड बना लेते हैं कि बारिश होने वाली है, ये मौसम जो है वो बदल जाएगा, और हमेशा हम ये पैटर्न देख रहे होते हैं। बट जिस तरह की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जैसा तूफ़ान आना शुरू हो गया है, लिटरली इट्स क्वाइट स्केरी। और ये क्लाइमेट चेंज है ज़ाहिर है, जिसके असरात हम थ्रू आउट देखते आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो इंजॉयमेंट के लिए बाहर निकल जाते हैं जी। तूफ़ान आया है, हवा चल रही है और हमने जी बाहर निकल आना है, एंड यू आर वन ऑफ देम। लेकिन ऐसे में क्या करना है, मैंने बहुत सारे लोगों को बच्चों के साथ बाहर चलिए, ड्राइव पे चलते हैं जी, तूफ़ान आ रहा है, हवाएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें वाकई बहुत जानी नुकसान भी हुआ, और माली नुकसान तो हम थ्रू आउट देखते आ रहे हैं कि तूफ़ान की वजह से होता है। हमेशा जब भी ऐसा तूफ़ान आ रहा हो, पहले तो प्रेडिक्शन हो तो कोई ट्रैवल प्लान ना करें। जस्ट मेक श्योर कि आप ट्रैवल प्लान ना करें, बिकॉज लास्ट जो है वो वीकेंड पे जब ये हालात हुए थे, हम सैटरडे की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे साथ खुद ये हुआ कि मैंने प्लान कर लिया पेशावर का, और मैं जब गई तो प्रेडिक्शन में था कि तूफ़ान आएगा, और लिटरली मोटरवे पर गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो गया था, जीरो विजिबिलिटी। एंड मैं अपने उस डिसीजन को रिग्रेट कर रही थी कि ये मैंने क्यों किया, मैं वेट कर सकती थी, और ये नहीं होना चाहिए था, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली। अदरवाइज भी यार आपकी जान बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बट वो आपको रिग्रेट एक बड़ा गिल्ट सा होता है ना। सो लोगों को यही आज हम जरूर बताएंगे कि प्लीज एक तो ट्रैवल प्लान ना किया करें, सेकेंडली ये कि अपने घरों में रहा करें उस टाइम पे। अगर मौसम खराब है तो जैसा सबीन आपने कहा ना कि वाकई हमारे यहाँ ये रवैया है कि हम कहते हैं आओ देख कर आते हैं, ओले पड़े आओ बाहर देखने चलते हैं, तूफ़ान है ज़रा देखने चलते हैं। मुझे याद है कि जब समुद्री तूफ़ान की बात भी हम करते थे आज से कई माह पहले भी, या महीनों पहले, या साल पहले की भी बात करें, तो हमने देखा कराची में साहिल पर भी लोगों का रश सिर्फ देखने के लिए कि तूफ़ान कब आएगा, तूफ़ान कब टकराएगा। तो ये जो रवैया हमारा है कि हम देखने ही चले जाते हैं तूफ़ान को, तो ये नहीं होना चाहिए। तूफ़ान से टकराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस को आपने बहरहाल मद्देनज़र रखना होता है। तो जब भी ऐसा मौसम हो और कोई एडवाइजरी जारी हो तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, बिकॉज आप नेचर से आप नहीं जीत सकते। जब भी कोशिश ऐसी की गई है कि आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, आप नेचर से कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका नुकसान होता है, वो जानी भी होता है और वो माली भी होता है। सो ख्याल करें अपना भी, अपनी फैमिलीज़ का भी, और प्लान इस तरीके से करें कि आपको किसी भी किस्म का नुकसान का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंपॉर्टेंट सी बात हमने की, आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ
जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान मौजूद होंगे और एक ऐसे मेहमान से आपकी सबसे पहले हमने मुलाकात करानी इस ब्रेक के बाद, जिनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है नेक्स्ट मंथ इन नेपाल अगेंस्ट इंडियन रेसलर। कराएंगे उनसे मुलाकात लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। होने जा रहा है एक बहुत बड़ा मुकाबला खठमंडू नेपाल में 7 जून को, और ये मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, यानी पाकिस्तानी और इंडियन रेसलर के दरमियान। सो पाकिस्तान से अतर जाहिद, जिन्होंने इस मुकाबले के लिए अभी भरपूर तैयारी कर रखी है और पहले भी वो शिकस्त दे चुके हैं इंडियन रेसलर को, सिंघम दुबे को, तब भी हमारे मेहमान बने थे। और क्या उनकी ज़बरदस्त मूव्स हैं, जब हम कुछ मूव्स के बारे में सुनते हैं और देखते हैं तो फिर हम एक कदम पीछे हो जाते हैं कि ये हम पे अप्लाई ना हो जाए, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लगता है। मैं चाह रही थी कि आज वैसे आप पे थोड़ा बहुत अप्लाई हो फिर आपने जाए, क्या तो उसमें सोचा, ऐसी कोई क्या बात सोच के आपने अपना डिसीजन चेंज किया? फिर मैंने कहा कि सोलो शो नहीं करना चाहिए मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा। फिर मैंने अपना डिसीजन वापस लिया। मैंने कहा नहीं नहीं आप पे नहीं, बट आज हम किसी और को यहाँ से बुलाने की कोशिश करेंगे जिस पर हम थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन करने की पूरी हमारी कोशिश है। वी कैन ट्राई बट स्टिल यू नो वी हैव टू सी के कोई विलिंग होता है यहाँ से नहीं, बट अगर हम मुझे लगता है शायद ऑनर हम कहेंगे तो कहीं ना कोई मान ही जाएगा। मैं फिर खिंच के ले आऊँगा, ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो एक तो बड़ा मुश्किल सा नाम है जिनके साथ उनकी फाइट है, सम्राट नाम है जिनके साथ अतर की फाइट है। Okay. तो आज हम जरा पूछेंगे भी अतर जाहिद से, जो कि वैसे तो सऊदी अरब से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तानी है लेकिन सऊदी अरब में ज़्यादा रहते भी हैं। और जो हमने कहा ना कि इससे पहले जिस तरह शिकस्त इन्होंने दी थी वो भी नेपाल में इवेंट हुआ था, और अभी फिर से जो इवेंट है जिसमें इन्होंने सम्राट को अब इंशाल्लाह शिकस्त देनी है, दैट टू 7 जून। तो हम जरा अतर से पूछने की तैयारी की थी, जो कि जब मैंने सम्राट की वीडियो देखी है ना, तो मैं वाकई ये पूछने पे मजबूर हो गया हूँ कि इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, यानी हम बॉडी वाइज अगर देखें, फिजिक वाइज अगर देखें, वेरी वेरी बिग। हाँ, उसके चर्बी के पल्ले लटक रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा उसकी जिसामत है। अतर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस वीडियो को देख के भी आपने कुछ सोचा वोचा नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया और ये इंडियन था, तो एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। और अभी तो इंडिया से प्लान भी नहीं था मैच का, मैं तो अपना अभी जापान जा रहा था। तो आपको पता है अभी पाकिस्तान इंडिया की जो वार की सिचुएशन शुरू हुई, तो इस इंडियन ने मुझे चैलेंज कर दिया, तो मैंने एक्सेप्ट किया इसका चैलेंज। तो मैंने कहा इसको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। और कितने उनके राफेल गिराने हैं? और अभी इंशाल्लाह आपको 7 जून को पता चलेगा जब मैं इंडिया को हराऊंगा और आप सबको प्राउड करूंगा। और इंशाल्लाह। अब इसके लिए तैयारी कितनी स्पेशल चल रही है? तैयारी मेरी बहुत अच्छी हुई है। अभी पिछले दिनों में थाईलैंड में था, तो वहाँ भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड से कोचेज आए हुए थे, तो वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग किया है, बहुत न्यू मूव्स लर्न किए हैं और टेक्निक यानी सीखी है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी मैं इंडियन के अगेंस्ट अप्लाई करूँगा। तो सम्राट ने इसीलिए कहा था कि आप थाईलैंड में छुप गए हैं, उसने तो आपको बड़ा ललकारने की कोशिश की है। एब्सोल्युटली, और उसने बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ किया है। आई डोंट थिंक एक स्पोर्ट्समैन को ये चीज़ें सूट करती हैं। और मेरा मानना है कि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो अपने कंट्री का एम्बेसडर भी होता है। जहाँ भी वो जाता है अपने एक्शन, बिहेवियर, कैरेक्टर से वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अपनी कंट्री की इमेज को। तो मेरी कोशिश होती है मैं जहाँ भी जाऊँ पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाऊँ और शो करूँ कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं, जिस तरह हमें इंटरनेशनली पोर्ट्रे किया जाता है कि हमारा इन चीज़ों से ताल्लुक है, तो उसको मैं करूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत अमन पसंद है, चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो काफी हद तक चेंज हो भी गई है। हम बहुत सारी सिचुएशंस देख रहे थे जहां पर दुनिया को अब पता है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल, और एक स्पोर्ट्समैन का रोल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस तरह वो पॉजिटिव इमेज अपने कंट्री की रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, ये कहाँ पर थोड़ा सा अगर ये इंसिडेंट जरूर बताइएगा कि ये कहाँ पर उन्होंने बैड लैंग्वेज यूज की है? लैंग्वेज जिस वीडियो में उसने मुझे चैलेंज किया है वहाँ पे, कहाँ पर किया? सॉरी, वीडियो में जिसमें उसने मुझे चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने वाकई जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई डोंट नो अबाउट दैट। हाँ, उसने वीडियो एक शेयर किया है जिसमें उसने चैलेंज किया है, जिसमें उसने वाकई इंतहाई गलीज ज़बान इस्तेमाल किया। आपने बड़ा दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि स्पोर्ट्समैन को तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, और जिस तरह की लैंग्वेज उसने इस्तेमाल किया है, इसको तो मैं कहता हूँ इंडियंस को खुद भी चाहिए कंडेम करें, और किसी वक्त ना खुद भी बैठ के जरा सोचा करें कि आप क्या कर रहे हैं, और जरा ये आसपास के लोगों को भी समझाया बताया करें कि क्या कर रहे हैं। फ्रॉम मोदी टू द बॉटम। वो जो बयान आया है कुछ दिन पहले का, वो तो हैरान कुन बयान वो था कि आप सीधा सीधा थ्रेट कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, और आपकी लीडरशिप ऐसी है तो ऑब्वियसली आपकी आवाम भी वैसी उसको अडॉप्ट करेगी ना। जो जिनका सोच वैसी नहीं भी है
वो भी उस सोच के साथ चलेंगे, बिकॉज लीडरशिप जो है उसको फॉलो करके किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल लीडर की सोच सबसे पहले चेंज होने की जरूरत है, लीडर को चेंज होने की जरूरत है, बिकॉज खित्ते के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी ऑब्वियसली, और उनकी अपनी आवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि इतना एक्सट्रीमिस्ट लीडर हमें नहीं चाहिए। बैक टू द टॉपिक। अच्छा, अब तो जाहिर है आपके जज्बात भी काफी पीक पे हो गए, आई एम श्योर कि ये बाकी फाइट से जितनी अभी तक आपने फाइट्स लड़ी हैं, और ऑब्वियसली वो भी आप उसमें भी आपने एक्सेल ही किया है, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट है इस टाइम पे, और उस टाइम पे भी आपके जज्बात आई एम श्योर वेरी डिफरेंट। एब्सोल्युटली। और एक जो मज़े की बात है वो ये नेपाल में मैच है, और नेपाल जो है वो इंडियन फ्रेंडली कंट्री है, तो वहाँ पे सारे सपोर्टर्स इंडिया के ही हैं। तो एज ए पाकिस्तानी एक ये भी प्रेशर होता है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो आप हार भी नहीं सकते, और इसलिए कि ये चीज़ है। लेकिन एनीथिंग फॉर पाकिस्तान, आई एम रेडी फॉर एनी बैटल, और इंशाल्लाह मैं आप सबको प्राउड करूंगा और रिंग में जाके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मुझे सब कह रहे हैं कि तुम भी वीडियो बना के जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं है मुझे, हाँ, हमें और उसमें फ़र्क क्या रहेगा, जवाब रिंग में देंगे एब्सोल्युटली, और बड़े तरीके का जवाब देंगे। और ये बड़ा अच्छा है कि इस वक्त हम इस मौजू को डिस्कस भी कर रहे हैं कि चूँकि अभी 2 रोज़ से भी हम देख रहे हैं, स्पेशल टेनिस के हवाले से अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे भी एक ऐसा सिर्फ हैंडशेक पे इंडियन मीडिया ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया और जिस तरह से उन्होंने माहौल को अजीब तरीके से मैनिपुलेट किया, तो उस पर भी हम ये बताना चाहते हैं कि ज़रा उस पर एहसामुल हक ने भी और उस प्लेयर ने भी एक वीडियो भी जारी की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बताते हैं कि सामने खुद का वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ पीस एक्चुअली। सो आप अपने छोटे छोटे एक्शन से पीस प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन बस क्या करें जी, बदकिस्मती ऐसी है कि हमारा हमसाया ऐसा है। अच्छा अतर, अभी हमारे स्टूडियो में भी काफ़ी लोग हैं, तो इसमें से कोई ऐसा जो बंदा आप पिक करना चाहते हो आपके, अच्छा उनके साथ आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो कौन अच्छा, हो सकता है? आप खुद पिक करें, और फिर शर्त यह है कि वो शख्स कोई भी है वो इनकार नहीं कर सकता। मैं शोएब भाई को पिक करता हूँ। आ जाए शोएब भाई। आपको पता है कैमरे के कुछ डांस शुरू हो चुका है इस वक्त, ये तो डिसाइड नहीं हुआ था। बल्कि आपकी को होस्ट भी देखना चाहती होंगी। ये असर ये इनकी हंसी में हाँ का सोलो करना शो? नहीं, मैंने सोलो नहीं करना। आप पहले ये बताएं नुकसान कितना होगा। ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकती। नहीं, वैसे आप कोई ऐसा डेमो दे सकते हैं जिसमें सिर्फ मतलब हल्का फुल्का, जिस तरह ड्रामाज में मारते हैं लेकिन वो एक्चुअली मारते नहीं है, लेकिन वो लगता है कि मार रहे, कुछ ऐसा हो सकता है? वो फिर मूव्स होते हैं, टेक्निकल मूव्स होते ठीक हैं, है। जिस तरह लॉकअप करके फिर उसका काउंटर मूव, इस तरह ये सही। चीजें हो सकती हैं। सो वो हो सकता लेकिन है। जो बाकी मूव्स हैं वो तो बहुत हार्ड हिटिंग होते हैं, और उसमें चांसेस मैं बहुत अपना हाई हैं सवाल वापस लेता हूँ, तो मैं मजाक कर रहा कोई था। और कोई और इनके अलावा चले, मैं हम मजाक कर रहा था। शोएब का रिस्क नहीं ले सकते ना फिलहाल। नहीं, रिस्क तो हम किसी का भी नहीं ले सकते, नहीं, बाकियों लेकिन को ले सकते हैं ना, मैं वो ये off चाह रहा था stage। कि वो शानी भाई जो है ना कैमरे के पीछे, एक्चुअली उनकी फिजिक भी माशाल्लाह जरा जाइंट फिजिक Oh, है, yes। तो अगर शानी भाई यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। आ जाए कैमरे पे बहुत लोग हैं संभालने वाले, आप शानी आ भाई जाएं। आ सकते हैं, बिलाल भाई अगर कैमरा को संभाल ले। अच्छा, आहिस्ता ऐसे स्टूडियो में सारे ना बाहर जाना शुरू हो गए हैं, डर डर के सारे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है इस मामले को किसी और तरफ ले जाते हैं मुझे। लेकिन मीनवाइल हम जरा मामले को यहीं पे रखेंगे जरूर। हम बाकी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कंट्रोल रूम में, अगर हमें लोग सुन रहे हैं तो अगर कोई भी विलिंग है तो उनको आप भेज या दें, किसी को हमारे willing पास। कराएं। विलिंग करा दें, तब तक हम मीनवाइल जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नहीं मारेंगे नहीं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि डेमो देंगे, हम टेक्निकल मूव जो वो बताएंगे, दैट्स इट। अदरवाइज मारपीट का कोई सीन नहीं है। तो आप प्लीज किसी को रेडी करें, तब तक मीनवाइल जरा हम आगे बढ़ते बिलाल भाई आ जाए हैं। यहाँ पे जी ये कोई आने को यहाँ पे तैयार बड़ा नहीं है। मामला भाई शुरू हो इतना क्यों चुका है। डरते हैं सारे आपसे? आई डोंट नो, क्योंकि बहुत मेरे हार्ड हिटिंग मूव्स हैं, और जो मेरा फिनिशर मूव है डेजर्ट स्लैम, वो फिर 6'5" की हाइट से किसी के लिए उठना पॉसिबल नहीं तो हो वो पाता। डेमो होगा ना। अब डरा एक्चुअली के वो कोई भी फ्लोर नहीं है यहाँ आएगा। पे, तो यहाँ पे जो नहीं, गिरेगा मेरा वो- ख्याल है सबीन डेमोन्स्ट्रेशन से बेहतर है कि हम वर्बली सुन लेते हैं उनसे कि ये A3 मूव कैसा सा होता है। किसी बंदे के साथ करने की जरूरत है, वैसे बता दें अगर। हाँ। A3 मूव जो है बेसिकली मेरा एक लोक है। Okay। ये एक मैं आर्म को इस तरह रोल करके ट्विस्ट करके तो करता हूँ, तो मेरा जो ओपोनेंट है वो फिर टैप आउट करता है, उसे पेन जब बर्दाश्त नहीं गिव होता। अप। हाँ ओके, तो ये आपके चुके A3 एंड सुपर किक। जी, सुपर ये किक दो- में चिन में किक करता हूँ। अच्छा, तो हाँ जी, तो ये भी मेरा बहुत खास मूव है। ओके। हाँ जी, ये तो किसी को डेमोन्स्ट्रेट खड़ा किए बगैर हम कर नहीं सकते यहाँ पे सुपर किक, यानी फॉर एग्जांपल आप वहां से अगर यहाँ सुपर, जस्ट इमेजिन ना कि यहाँ पे वो आपका ओपोनेंट खड़ा है। नहीं ओपोनेंट होना चाहिए ना यार एक्चुअल में। मैं इस नहीं तरह- खेल रहा। अच्छा, वो कुछ भी नहीं कर रहे आपको, वो तो सिर्फ मूव करके दिखाएंगे। आप खड़े हो सकते हैं 2 मिनट के लिए। जे मैंने लग गई तो आप फिर नहीं हिट करेंगे, राइट? अगर थोड़ा बहुत यानी मैं तो कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा यानी फासला रहे, लेकिन ठीक अगर है। हिट हो गया फिर मैं रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं ले सकता लाइव चले शो चले में। शोएब। मेरा ख्याल है मैं मजाक कर नहीं, ये try अच्छा कर ले वो यार। ओपोनेंट है, वो जो बल्ब है ना वो ओपोनेंट है। हाँ,
चल देखिए इस तरह फिर फीलिंग तो नहीं आती ना, ये हाँ। जब तक कोई सामने बंदा ना खड़ा हो। वो मैं बंदा कितने professional जावा है। मुझे- बंदा मुझे- प्रोफेशनल है भाई, ये मानने की बात है। उस मतलब लिटरली मुझे भी शोएब भाई में सम्राट नजर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, इतना ऐसा काम ना करना, सम्राट तो ऐसे है वो तो बहुत मुझे मोटा है। लगता है वाकई आप यहाँ से खेलते हैं इमोशंस और उसको कंट्रोल करके, Absolutely. तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाते हैं हम इस मामले पे ना, और रिस्क नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। अच्छा बट दैट डेजर्ट आप स्लैम, डर गए, वो बचपन में होते नहीं, डर गए वो वाला सीन। नहीं मैं एक्चुअली आज प्रैक्टिस नहीं की हुई ना, तो ये हम पोस्टपोन कर देते हैं, इंशाल्लाह जब इंडिया को हरा के आऊंगा फिर हाँ, कर हाँ, लेंगे हाँ। कुछ इस तरह। फिर हम यूं करेंगे, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं तैयारी करके आऊंगा डन या हम You know- किसी को तैयार कर देंगे। एंड यू नेवर नो फिर आपके साथ क्या होगा। डन। हम और तैयारी से वैसे वो आएंगे। नहीं डरते। वैसे अच्छा, वैसे अभी तक जितनी फाइट्स आपने लड़ी, किसी ओपोनेंट से आपको डर लगा अंदर? डर इन द सेंस कि कभी हुआ हो कि अच्छा ये मुझे टफ टाइम दे सकता है, या रिंग में जाते हुए आपको थोड़ी सी घबराहट हुई हो? नहीं इस तरह डर तो नहीं लगा, लेकिन इन द सेंस कि एक प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर जरूर फील होता है, बट मैं इतना ज़्यादा प्रेशर लेता नहीं, क्योंकि अगर आप प्रेशर लें तो आपकी परफॉर्मेंस उससे इफेक्ट होती है। Yes. अच्छा। तो हमारे जो कोच हैं वो हमारी यानी साइकोलॉजिकल क्लासेस भी होती हैं हमारी, तो हमें गाइड किया जाता है कि किस तरह आपने यानी स्ट्रेस नहीं लेना और ये चीज़ें कंट्रोल करनी है। ओके। तो इस तरह तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक प्रेशर ज़रूर होता है। और जब इंडिया से बात आए मैच की, तो उसके अगेंस्ट तो ज़ाहिर है आप यानी एक होता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है 25 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन, तो एक ये होता है, बाकी तो कभी मुझे डर नहीं लगा। बाकी डर नहीं लगता। अच्छा वैसे जो लास्ट आपने शिकस्त दी थी उस दैट वाज इंटरनेशनल चैंपियनशिप, International championship टाइटल आपको title। मिला था, तो टाइटल अभी तक कंटिन्यू आपके पास ही है? जी ये इसी का तो उसने चैलेंज किया है मुझे। ओके हाँ जी, ये मैं डिफेंड करने भी जा रहा हूँ नेपाल। ठीक, आपने इसको डिफेंड करना है। जी। और ये ज़रा इसी तरह से होता है कि आपके पास टाइटल होता है, कोई आपको चैलेंज करता है, उसे डिफेंड करते हैं। एब्सोल्युटली। तो अब मेरा ख्याल है कि ये टाइटल आपके पास ही रहना है बस। इंशाल्लाह टाइटल लेकिन पाकिस्तान अदर- के पास ही रहेगा। इंशाल्लाह अच्छा, आई पाकिस्तान एम के श्योर पास। प्रेशर आपको भी फील हो रहा होगा, एब्सोल्युटली। राइट? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि इतनी अवाम है, पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, स्पेशली जब ऐसे ललकारा गया हो, तो ऑब्वियसली तो क्या करते हैं? कोई काउंसलिंग भी करते हैं अपनी? कोच ऑब्वियसली कोच तो आपको खुद क्या बहुत करते कुछ हैं अपनी बताते counselling के लिए? खुद क्या करते हैं? किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रेडी रखते करते हैं। हैं, मोटिवेटेड रखते हैं? मैं कोच से डिस्कशन करता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी होती है आपस में, मेरे कोच मुझे गाइड करते हैं कि आपने कैसे क्या करना है। फिर उसके अलावा मैं लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, वो बहुत इसमें हेल्पफुल होती है। ओके। आपकी साइकोलॉजिकल आपको इसमें हेल्प आउट होता है। तो उसके अलावा जो मेरे अपने मूव्स हैं वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यानी बहुत यानी अच्छे तरीके से जो मैंने अप्लाई करने हैं। तो मुझे कभी इस तरह इन द सेंस इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं, बस ये है कि रिप्रेजेंटेशन का है कि मैं पाकिस्तानी अवाम को लेट डाउन नहीं कर सकता। वो तो वैसे उसके भी आई अलावा- थिंक इस वक्त तो जनरली भी सबका मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, बिल्कुल। उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। डाइट से मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि अच्छा एक रेसलर की डाइट क्या होती है, क्या उसमें होता है और क्या उसमें नहीं होता? डाइट जो है बहुत हैवी होती है, हाई Okay. प्रोटीन, हाई कार्ब्स और मॉडरेट फैट। फिर हमारे सप्लीमेंट्स भी होते हैं, प्रोटीन शेक्स, क्रेटीन, एमिनोज। फिर उसके अलावा जंक फूड तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि अभी Okay. जैसे मैच है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी अगर खाया जाए और तबीयत खराब हो जाए। Okay. तो बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर्स ये बिल्कुल अभी अवॉइड है। दिल करता है? तो हाँ कभी कभार यानी once in a blue moon। सही फिट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। एब्सोल्युटली। तो मेरे ये ऐसे है। दिमाग में हाँ, आने लगा तो पिज़्ज़ा, डाइट बर्गर, में दिमाग में चल रहा है अभी। डाइट में पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, चाट चल रही थी दिमाग में। हाय, चना चाट चल रही है, बहुत बहुत दिल कर रहा है चना चाट खाने का। नहीं हो जी? अच्छा, रेसलर्स चना चाट खाते हैं जी? नहीं खाते। उसमें तो चना प्रोटीन। चाट तो हेल्दी होता है वैसे, नहीं आई होता? थिंक सेपरेट चने करके और चाट वगैरह जो मसाले होते हैं वो मसाले हम अवॉइड करते हैं। मसाले अवॉइड अच्छा, करते हैं, मसाले otherwise अवॉइड तो करते हैं, chickpeas। अदरवाइज तो वो एक तरह से सैलेड ही हाँ जो होता है। चिक पीस है वो तो हम खाते हैं, लेकिन जो ऊपर मसाले प्याज, वगैरह टमाटर, एब्सोल्युटली वो भी आप हाँ, खाते carb। होंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही सब होता है उसके अंदर, और Fiber तो कुछ बल्कि। नहीं होता। बिल्कुल। इमली डाल दें, वो भी हेल्दी है, उसमें भी कोई आहिस्ता मसला आहिस्ता नहीं है। करते करते ये चाट इसने पूरी करके छोड़नी है। नहीं, दही डाल दें, दही भी हेल्दी है। सिर्फ जो चाट मसाला होता है उसको आप जितनी कम क्वांटिटी में रखें, अदरवाइज इट्स वेरी हेल्दी थिंग। ठीक है जी, चाट पे सबीन ने कह दिया कि हेल्दी है तो चाट Yeah. मंगवाई जाए, हेल्दी होती ये है। जरूरी हो गया जी। अच्छा अदर तो अच्छा, अगर आपकी फैमिली में बाकी लोगों को भी है शौक कि वो रेसलिंग की तरफ आए या किसी और स्पोर्ट्स की तरफ, या यू द ओनली वन कि फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं ये एक अनोखा पीस है? नहीं आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग दिस, और सबको देखने का शौक है। ओके। तो करने का तो सिर्फ मैंने ही स्टेप उठाया और सही। मैं कर रहा हूँ। तो सब फैन है मेरे घर में रेसलिंग की, और इवन मेरे दादा के टाइम से वो भी रेसलिंग के बहुत बड़े फैन थे, और वीसीआर के ज़माने से रेसलिंग चल रही है, और कैसेट्स ला के फिर डीवीडी आया, फिर इस तरह हमारे अच्छा वैसे स्पेशली अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो वाकई हमने अपने नाना और दादा के टाइम को
इसी तरह से देखा है कि वो रेसलिंग लगी होती थी और वो देख रहे होते थे, हम कहते थे कि मतलब आप अपनी एज देखें और काम देखें, क्या कर रहे हैं। वो देखते होते थे। मेरे नाना बहुत शौक से देखते थे रेसलिंग, तो हम बड़ा उनको तंग करते होते थे कि नाना वो आप क्या देख रहे हैं ये। सो आपने भी यही देखा अपने बड़ों को कि बस बैठे हुए हैं और वो रेसलिंग चल रही है और देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, हालांकि उस वक्त हम कहते थे ये फेक होता है, ये मारना पीटना फेक होता है। एब्सोल्युटली मेरे फादर को रेसलिंग का बहुत शौक था। वो भी जैसे मैंने आपको बताया वीसीआर की कैसेट्स ला के, तो वहीं से देख देख के मुझे भी शौक डेवलप हो गया। और जो आपने फेक की बात की, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिंग में एक्चुअल में होता है उसको पता होता है क्या हो रहा है। बाहर से देखना और एक्चुअल में उस चीज़ को जीना बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो जो हम नहीं लेकिन परसेप्शन है ना ये इन वीडियोस को देखते हुए रेसलिंग की कि शायद ये प्लान्ड होता है और फेक होता है। एब्सोल्युटली ये इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रमोशन इस तरह कर रहे हैं तो उसका मुझे आइडिया नहीं। ओके, लेकिन अदरवाइज ये बिल्कुल रियल है, जी, ही बिल्कुल। होता है। वो जो रिंग से बाहर निकल के कुर्सियां ला ला के मार रहे होते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल, फिर ऊपर टॉप रोप से जंप करते हैं, जंप ऊपर कर रहे होते हैं, वो सब रियल होता है। कुर्सियां मारते हैं, वो रियल होता है। एब्सोल्युटली रियल होता है। अच्छा, क्या ये कोई ट्रेनिंग होती है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ऐसे डेवलप की जा रही होती है? बिकॉज वी रियली वांट टू नो कि क्या एक्चुअल सिनेरियो होता है। बिकॉज एक कुर्सी लग जाए आपके सर पे या आपकी बैक पे तो उठना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुर्सी का भी हाल खराब हो जाता है ना। ऐसे ही है बेसिकली। इसमें कैटेगरीज भी होती है ना मैचेस की, कि अगर आप सिंपल मैच है, टिपिकल मैच है, तो उसमें आप सर पे नहीं मार सकते कोई वेपन, और बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, आंखों में, नाक पे नहीं मार सकते। तो अगर तो हार्डकोर मैच है तो उसमें सब अलाउड होता है। तो जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की, बिल्कुल हमें ट्रेन किया जाता है इस तरह। जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें डंडे खाने पड़ते हैं, कुर्सियाँ पड़ती हैं हमें, और हमारी पूरी बॉडी पे लैशेस पड़े होते हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो ट्रेनिंग के दौरान हमारे कोच हमें हिट करते हैं। तो इस तरह ये मैंने जैसे आपको बताया, बाहर से देखना और एक्चुअल में उस चीज़ को जीना बहुत डिफरेंस होता है। और बहुत हमें इंजरीज भी हो जाती हैं, और जितनी इंजरीज रेसलिंग में होती हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी और स्पोर्ट में होती होंगी। और बहुत ये रिस्की स्पोर्ट्स है और बहुत हार्ड हिटिंग इसमें हम एक दूसरे को हिट करते हैं। आई एम श्योर अब आप जिस तरह बता रहे हैं वो सारी चीज़ें रियल होती है, बिकॉज बचपन से हमें यही बताया गया है कि ये तो फेक होता है, तो ड्रामा होता है। लेकिन जिस तरह आप अभी बता रहे हैं, ऑब्वियसली वैसे आपका कब क्या टूटा? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीरियस इस तरह इंजरी नहीं हुई, लेकिन माइनर चीज़ें हो चुकी हैं मेरे नीज में, मेरे एल्बो में, जॉइंट्स में। तो इस तरह हो जाता है, लेकिन मेरी रिकवरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक और आपको हाइट का बहुत बेनिफिट है इसमें? बिल्कुल है हाइट का, क्योंकि जब मैं हाइट अपनी यूज़ करता हूँ ड्यूरिंग फाइट, तो 6'5" की हाइट से जब कोई गिरता है तो उसके लिए फिर उठना ज़रा यानी पॉसिबल नहीं होता। तो जब कोई पंच भी मारता है तो उसके लिए भी थोड़ा ऊपर करके पंच करना होता है। तो एक ये भी मुझे एडवांटेज होता है, मैं उसका पंच ब्लॉक करके उसको काउंटर करके वापस पंच करता हूँ। ऑलराइट, तो इस चीज़ में हाइट का काफ़ी एडवांटेज होता है। ग्रेट। अच्छा, वैसे जब हम मैसेज की बात करते हैं कि लोगों ने भी आपसे कहा कि ऐसे सम्राट को मैसेज देना, आपने कहा कि नहीं, आई शुडंट बी डूइंग दैट इन दैट पर्टिकुलर वे एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम ज़रूर चाहेंगे कि एक मैसेज आपकी तरफ से जाए ज़रूर अपने ओपोनेंट को इस फाइट के लिए। वैसे हम देखते भी ना कि बॉक्सिंग हो या रेसलिंग हो या इस तरह की फाइट्स में ओपोनेंट्स बड़ा गुस्से का इजहार वर्बली कर रहे होते हैं फाइट से पहले, हम देखते हैं। ये आपके साथ जज्बात उभारने के लिए होता है? एब्सोल्युटली ऐसे ही है, और थोड़ा उसके माइंड के साथ खेलने के लिए कि उसको किसी तरह यानी गुस्सा आए और वो कुछ इस तरह उल्टी सीधी हरकतें करे, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी गेम से। क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी को मेंटली इस तरह की चीज़ें करेंगे, वो अपनी गेम से यानी फोकस हटाएगा। हाँ, तो ये चीज़ें इस तरह की जाती हैं। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस तरह का कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे भी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है। तो इसलिए मैं तो उसको इस तरह का कुछ जवाब नहीं दूंगा वीडियो से। मैं रिंग में जाके अपने काम से जवाब दूंगा, गाली देके नहीं। गाली तो वैसे भी नहीं देनी चाहिए। वेरी ट्रू। लेकिन कोई एक दो जुमले अगर आप कहना चाहें उनको इन अ वेरी डिसेंट वे, पाकिस्तानी अंदाज में, ना कि उनके अंदाज में, कुछ अगर कहना चाहें तो वो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, और हमें बिल्कुल लाइट ना लिया जाए। हम बहुत पीसफुल लोग हैं, और वी आर पीस ऑफ एम्बेसडर्स, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ पीस। और इस तरह हमें बिल्कुल भी ये ना समझा जाए कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं रिंग में दिखा दूंगा सबको कि हम क्या हैं। यानी एक और जगह पर आपको दिखा दिया जाएगा कि पाकिस्तानियों की स्ट्रेंथ क्या है। यानी वो चाहे फिर लैंड है, वो चाहे फिर समंदर है, वो चाहे फिर फजा है, वो चाहे फिर साइबर स्पेसेस है, या रेसलिंग रिंग है, या फिर अब रेसलिंग रिंग है, या कहीं भी है, स्पोर्ट्स की किसी भी उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। अतर विश यू गुड लक। बहुत ज्यादा मेरा अपना छड़ के ना आई उन्नू, और बहुत दुआएं आपके लिए हर बाकी छड़ के ना आई उन्नू। इंशाल्लाह जब मैं इंडिया को हरा के आऊंगा फिर हम आपस में मैच करेंगे यहाँ पे। ये बात नहीं हुई। अच्छा, आप वैसे ये बात है, वैसे आपको यहाँ पे ना भी इनके साथ ये चीज तय कर लेनी चाहिए। चलो ठीक है, आप हरा के आए जी, हरा के आएंगे, मैं भी जरा थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आऊंगा, फिर हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। नहीं, सो ऑन एयर इन्होंने कमिटमेंट कर लिया, आवाम भी देख रही है। जब आप इंशाल्लाह आएंगे उनको हरा के,
हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और उसके done बाद एक है। हफ्ता सभी को सोलो करना पड़ेगा, which is fine. Thank you very much Athar for joining us. ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो है जी ख़वातीन का माली तौर पर खुद मुख्तार होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे, बिकॉज हम हमेशा बात कर रहे होते हैं ना कि अच्छा जी ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमें ये रियलाइजेशन नहीं होती कि उनका काम करना बाहर निकल के एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना किस तरह से हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आज ज़रा डिस्कशन इस हवाले से करेंगे, स्पेशली जो हम कर सकते हैं अपने अपने डोमेन में, अपने घर के अंदर देखें, अपनी कम्युनिटी के अंदर देखें कि किस तरह से हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ें और माली तौर पर खुद मुख्तार हों। सो इस डिस्कशन के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शाहीना कौसर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। So good to have you जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, सबीना आपने डिटेल से ज़्यादा स्टार्ट भी किया। मैं इसका बुनियादी सवाल रखूंगा आपके सामने कि आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? हाउ डू यू डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट जस्ट अ वन टर्म, इसको आप नहीं कह सकते कि एक लफ्ज़ है। ठीक है। उसके अंदर आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, अपने डिसीजन लेने का आप खुद डिसीजंस ले सकें और उन डिसीजंस को ओनर भी किया जाए। ये नहीं कि आप उन डिसीजन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और उसको पूरी सोसाइटी और फैमिली उसको गलत देख रही है, लेकिन उन डिसीजन का कंट्रोल आपके हाथ में होना। यहाँ तक कि आप कब कितनी तालीम हासिल करेंगी, कब शादी करेंगी, कब और कितने बच्चे पैदा करेंगी और उनके ऊपर आपका क्या राइट होगा, ये सारी चीज़ें मिलकर औरतों को एम्पावर बनाती हैं। और पर्टिकुलरली सोसाइटी के अंदर जिस तरह के माहौल और हालात हैं, उनके अंदर औरतें जहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इवन अपनी प्राइवेट स्पेसेस के अंदर, पब्लिक स्पेसेस के अंदर जो उनकी एग्जिस्टेंस है और उसकी रिस्पेक्ट है और किस तरह उनकी बात सुनी और मानी और रिस्पेक्ट की जाती है, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स अ विमेन एम्पावरमेंट। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। औरतें बात कर रही होती हैं, 4 लोग बैठे होते हैं, अभी वो अपनी बात पूरी नहीं करती, लोग उस बात को काट देते हैं और अपनी बात शुरू कर देते हैं। नो मैटर वॉट कि एक वो पढ़ी लिखी औरत है, वो एक पते की बात करी है, वो नॉलेज की बात करी है। हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि औरतें बात करी हो तो उनको हमने खामोश होकर सुनना है। नो मैटर वॉट कि अगर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के ऊपर भी औरतें बैठी होती हैं तो आपने कितने मीम्स देखे होंगे औरतों के ऊपर जिस तरह के बनाए जाते हैं। सो सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट को एक वर्ड के तौर पे देखना, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया। इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना और ये देखना कि सोसाइटी किस तरह देख रही है, सोसाइटी किस तरह एक्सेप्ट कर रही है। अगर कोई मेल एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो उसके बारे में जो अप्रोच और बात करने का तरीका होता है वो फ़र्क होता है, लेकिन औरतों के बारे में चाहे वो किसी भी बड़ी पोजीशन पे बैठी हैं, उनके मेकअप पे बातें करनी, उनके कपड़ों पे बातें करनी, उनकी बातें करने के अंदाज पे बातें करनी, उनकी अप्रोच पे बातें करनी और मीम्स बनाना। सो विमेन एम्पावरमेंट वो है कि जिस दिन आपकी सोसाइटी ये एक्सेप्ट कर लेगी कि ये बराबर की शहरी हैं, इनके 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग और 2 आंखें हैं, ये बराबर की कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, और औरतों को उस तरह एक्सेप्ट करना और औरतों को उस तरह मानना और रिस्पेक्ट देना इक्वली, दैट्स बेसिकली। अच्छा, वैसे हम वैसे वाकई आप बिल्कुल ठीक बात करिए कि किस तरह से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं अगर ख़वातीन बैठी होती हैं तो लिटरली मैं अगर अपनी भी बात करूं और मैं यहाँ पर बैठ के बात भी कर रही हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, अगर मैं डिस्कशन भी कर रही हूँ, मैं एक टॉपिक को लेके चल रही हूँ, तो लिटरली अगर सोशल मीडिया पे वो क्लिप लगा देना तो आप नीचे कमेंट्स देख रहे होते हैं। वो कमेंट्स क्या होंगे? मेकअप पे, बालों पे, कपड़ों पे, रंग पे, वेट पे, ये लिटरली इस तरह के कमेंट्स होते हैं। और वाकई में अगर कोई मेल अगर वो क्लिप अपलोड करता है तो बात हो रही होती है कंटेंट के ऊपर, कि वो क्या बात कर रहा है उसके ऊपर बात हो रही है। तो ये हमारी सोच का बहुत बड़ा मसला है कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है कि अच्छे खातून अगर स्क्रीन पर बैठी हुई है या किसी भी कुर्सी पर है, सो उसको सबसे पहले इस नज़र से देखना कि वो दिख कैसी रही है। सो हमने ख़वातीन को यहाँ तक ही महदूद कर दिया। ख़वातीन को तो क्या आपने महदूद कर दिया, अपनी सोच को आपने वहाँ तक महदूद कर दिया जो ख़वातीन को आगे भी नहीं जाने दे देती। वरना हमने ख़वातीन को बहुत बड़े बड़े ओहदों पर देखा भी है और बहुत बड़े बड़े काम करते हुए देखा है जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेस दी जा रही होती है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये
औरतों का मसला नहीं है कि औरतें लिमिटेड हैं, वो आगे नहीं जा रही हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। ये हमारी सोच का एक डिब्बा है जिसको हमने बंद किया हुआ है और हम औरतों को वहीं पर देखते हैं। हमारे यहाँ औरतें पायलट हैं, हमारे यहाँ औरतें जज हैं, लॉयर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर रही हैं। आई मीन इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर औरतें हैं, लेकिन हमारा दिमाग आके फिर वहीं पर खड़ा हुआ है कि ये डिब्बा है, इसके अंदर हम औरत को देखेंगे उसके बालों के रंग से, उसके चेहरे के रंग से। आपको औरतों को बराबर का इंसान देखने के लिए उनकी तालीम, उनकी सोच, उनकी तरक्की, उनकी कंट्रीब्यूशन को देखना होगा। तो अब ऐसे में शाहीना किस तरह से, जब हम वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं, किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं? एंड आप क्या देखती हैं अभी, बिकॉज हमारी ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन पर है, और जाहिर सी बात है ख़वातीन आगे नहीं निकलेंगे, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है जहाँ की जो हाफ पॉपुलेशन है तकरीबन वो निकल कर काम नहीं करे, उसको आपने जो है महदूद कर दिया एक हद तक। हाउ डू यू सी दिस? अच्छा देखिए, आपने खुद ही जवाब दिया अपने सवाल के अंदर कि अगर ये तो एक ऑब्वियस बात है कि आपकी आबादी का अगर ऑलमोस्ट 50% हिस्सा बैठा हुआ है और आप ये सोचते हैं कि वो कोई काम ना करे, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी औरतें काम कर रही हैं, वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं, कमा भी रही हैं, इकॉनमी का हिस्सा भी हैं। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि नहीं इनको काम नहीं करना चाहिए और अगर ये काम करती हैं तो ये जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाए, जो मर्द काम करते हैं वही काम इम्पॉर्टेंट है, तो आपको मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपकी आबादी का आधा हिस्सा आप ये सोच भी नहीं रहे हैं कि उसने काम करना है। जो औरतें लड़ाई करके, फाइट करके, घर से भी सारा काम करके एक बाहर निकल के काम करती हैं, फिर उनके काम की भी कोई रिकग्निशन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। आप औरतों से बात करें जो जॉब करती हैं, वो कहती हैं कि हम सुबह काम करती हैं, घर से निकलती हैं, बाहर निकल के काम करती हैं, घर जाके हमें दोबारा सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन जो मर्द ये काम कर रहे हैं, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये बर्डन नहीं है। तो जो दोनों लोग पैसे कमा रहे हैं, उन दोनों पैसों की इक्वल एक तरह की अहमियत है, क्योंकि वो पैसे इक्वली घर में आएंगे और कंट्रीब्यूट होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करती चलूँ, जब हम इस तरह बात करते हैं कि औरतें जो घर से बाहर जाके काम करती हैं और बाहर से पैसे कमा के लाती हैं वही इंपॉर्टेंट है और वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, नहीं। हर वो औरत जो घर पे रह के काम करती है, आप ज़रा देखिए, जब सुबह औरतें उठती हैं सबसे पहले वो उठ के नाश्ता बनाती हैं सबके लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। घर को क्लीन करती हैं, अगर हाउसमेट आती है उसको भी सपोर्ट करती हैं, घर के कपड़े, खाना बनाना, पूरा घर, कहीं को आना जाना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। कि अगर आप इन सारे कामों के लिए कैलकुलेट करें ना ज़रा, कि कौन बर्तन धोता है, कौन कपड़े धोता है, कौन नाश्ता कराता है, कौन क्लीनिंग करता है, कौन घर के बड़ों का ख्याल रखता है, कौन उनको वॉक पे लेके जाता है, कौन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देता है, वो सारे पैसों को आप कैलकुलेट करें। मैं कहती हूँ एक फार्मूला बनाना चाहिए हमें, और मैं चाहती हूँ कि फार्मूला छाप दें आप अपने टेलीविज़न के ऊपर कि कैलकुलेट करें वो पैसे, कि वो एक औरत जो घर से बाहर निकल के काम नहीं भी कर रही है, वो घर में बैठ कर वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन घर की इकॉनमी के अंदर कर रही है, जिसको हम रिकग्नाइज़ नहीं करते, जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते। एक दिन हम बैठे हुए थे, रफली हमने ज़रा कैलकुलेट किया, तो एक साहब थे, वो ये समझते हैं कि क्योंकि घर का काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ और मेरी बीवी क्या काम करती है। सो हमने अपने दोस्त को बिठा कर वो पैसे कैलकुलेट किए। उनकी तनख्वाह जो थी वो 1 लाख कुछ थी, और जो उनकी वाइफ अपने घर में कंट्रीब्यूट करे वो 80,000 बन रहा था। कितने काम वो कर रही है। एग्जैक्टली, तो उसको रिकग्नाइज करना, उस इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को घर के अंदर कैलकुलेट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उसको ओन करना, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मर्द बाहर काम कर रहा है, वो पैसे कमाता है, वो प्रॉपर्टी बनाता है, तो वो कहता है मेरी ही प्रॉपर्टी है। वो औरत जो घर में रह के ये सारी कंट्रीब्यूशन करी है, वो इक्वली उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी घर के अंदर अपनी लेबर से, जो कि 24 घंटे की लेबर है, वो उसको कंट्रीब्यूट करिए। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि अगर खातून अपने पैसों का भी कुछ बनाती है, वो गाड़ी लेती है, वो कोई प्रॉपर्टी बनाती है, तो उस दौरान भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमने यही चीज़ देखी है कि वो मर्द के नाम पे होती है, कि घर के मर्द है तो उसके नाम पे उसको किया जाए। आप किस तरह देखते हैं? अच्छा, मैं इसमें से चीज़ ऐड करूंगा कि शायद इस वाले पर्सपेक्टिव में कि अच्छा वो मर्द के नाम होता है, क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे हैं ख़वातीन के बैंक अकाउंट्स नहीं होते या कम होते हैं। दूसरी बात है कि अगर वो बंदा जॉब करता है तो वो प्रोबेबली वो टैक्स फाइलर होगा, इसलिए गाड़ी लेते हुए या घर लेते हुए हम कहते हैं जी वो मर्द के नाम होगा, जो कि मैं इसलिए कहता हूँ बहुत गलत है। चूँकि आप फाइलर बनाएं ना खातून को, आप उसका बैंक अकाउंट खुलवाएं, आप उसको फाइलर बनाएं ताकि वो अपने नाम पे चीज़ें लेकर चल सके। तो ये भी मामला होता है कि बीवियाँ खुद भी कहते हैं कि मैं फाइलर नहीं हूँ, तो अच्छा इसके नाम ले लेते हैं। अगर उसने कोई चीज़ बनाई है तो उसका मतलब वो जॉब करती है ना, शी इज़ अ वर्किंग वुमन, एंड अगर वो वर्किंग वुमन है तो शी मस्ट बी अ फाइलर। देखिए, जब हमने कुछ नहीं करना होता है ना, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं।
जब हमें कुछ करना होता है ना तो हम वो कर लेते हैं सीरियसली। मतलब इसको अगर हम कहें वो फाइलर नहीं है तो गाड़ी उसके नाम नहीं खरीदी जाएगी, तोहफे तोहफे भी उसके नाम पर नहीं होंगे जो हम उनको देंगे, एंड पे हम कहेंगे ये जेवर भी मेरा, ये कपड़े भी मेरे थे, ये तो बस तुम्हारा, बस सिर्फ जूते हैं, पहन के घर से चले जाओ। यही होता है। और ये करने वाली कौन होती हैं? ये भी आप जरा रखें। अब सिर्फ हम इसमें मर्दों को नहीं रख सकते, मर्द होते हैं। अब उसमें जो घर की सरबराह इन मामलात में बन जाती है वो होती हैं जी सास साहिबा। अच्छा देखिए, मैं अब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसको हमें समझना भी चाहिए। जब हम ये बात करते हैं ना कि औरत ये कर रही हैं दूसरी औरतों के लिए क्योंकि वो एक पावर पोजीशन में है, इसको समझना बहुत 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 ज़रूरी है कि पावर पोजीशन में चाहे वो मर्द है चाहे वो औरतें हैं, वो एक ही तरह रिएक्ट करती हैं, एक ही तरह एक्ट करती हैं, वो एक ही तरह के फैसले लेती हैं। लेकिन जब वो मर्द और औरत पावर पोजीशन में नहीं है, वो एक ही तरह के फैसले करती हैं। जैसे आपने सास की बात की, वो बेसिकली वो औरत एक पावर पोजीशन में है घर में और वो डिसीजंस ले रही है क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे उसने ये पावर सीखी है और उसने इसको इंजॉय करना चाहती है। अब उसको कौन चाहिए? अपने से कमज़ोर वो कौन होगा? उसके घर में मौजूद वो औरतें हैं जो बाहर से आई हुई हैं, जो कि बहुएं हैं, उन पे यूज़ करेगी। वो सास भी कभी बहू थी, वो सारा प्रैक्टिस कर चुकी है। लेकिन अब वो ये प्रैक्टिस नहीं करी कि मैं इसको एम्पावर करूं, वो सिर्फ अपनी पावर को एंजॉय कर रही है। लेकिन वो पावर अपने हस्बैंड के सामने, अपने बेटे के सामने एंजॉय नहीं कर रही है। वो जनरेशनल ट्रॉमा को लेकर चल रही है। नहीं, वो अपनी पावर को प्रैक्टिस कर रही है। पावर को प्रैक्टिस उसको ये लगता, कोई भी देखें, पावर का ताल्लुक इंसानों के मर्द औरत होने से नहीं है, उनकी पोजीशन से है। वो किस पोजीशन पे बैठे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई फीमेल बॉस है तो वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगी और एक्ट करेगी जैसे मेल बॉस करता है। अगर वो सबॉर्डिनेट है तो वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट और रिएक्ट करेगी और मर्द भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन ना एक परसेप्शन आ जाती है कि ना हमने अपनी महफिलों में बहुत ज़्यादा इसको देखा है ना, डिस्कशन को, कि अगर आपका बॉस मेल है तो आप किसी और तरह से महफिल में डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने ऑफिस के इश्यूज़ को, और अगर वो फीमेल है तो आप और कुछ नहीं कहते, मेरी तो बॉस फीमेल है ना। या एग्जैक्टली, मतलब इस जुमले पे आपने बस बात खत्म कर दी, आपने कोई डिस्कशन नहीं किया कि अच्छा ये इशू है, वो इशू है। नहीं यार, वो एक्चुअली देखिए ये बात फिर वापस मुड़ के उसी पे आती है कि हमने औरतों को बराबर का शहरी और बराबर के अकल वाला, बराबर के तालीम वाला समझना छोड़ दिया है, समझा ही नहीं कभी, कि प्रैक्टिस ही हमने नहीं किया। अदरवाइज जो जितनी तालीम हासिल करेगा, जितना काम करेगा, उसकी उतनी ही वैल्यू है, वो चाहे मर्द है चाहे वो औरत है। आपको बहुत सारे मेल मिलते हैं, मर्द मिलते हैं, वो बिल्कुल आई एम सॉरी कि वो उनके अंदर फैसला साजी का कोई उनमें पोटेंशियल नहीं होता। बहुत सारी ऐसी औरतें मिलती हैं जिनमें होता है। तो ये इंसानों पर डिपेंड करता है, अपने बॉक्सेस। यस, इन सारी बातों का ताल्लुक जेंडर से नहीं है, मर्द औरतों से नहीं है, आपकी बॉडी से नहीं है, या आपकी अपनी उस बात से कि आपने कितना काम किया है, कितनी तालीम हासिल की और कितना आप चीज़ों को समझने के काबिल हैं। आप मैथ्स पढ़ाइए दोनों को, मर्द औरतों को, जितनी उनकी अकल होगी उसके मुताबिक समझ लेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये बाइसनेस, ये प्रेजुडिस, ये जो हमने देखना शुरू किया है कि औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें यूँ नहीं करेंगी, औरतें पैसे नहीं कमाएंगी, औरतें काम ये वाला नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाज़ को जब उड़ाने बैठते हैं तो जहाज़ औरत से भी उड़ता है और मर्द से भी उड़ता है। जहाज़ ने कभी हवा में ठहर के ये नहीं कहा कि भाई मुझे तो औरत चला रही, मैं आज उड़ने के मूड में नहीं हूँ। ऐसा कभी आपने सोचा? ये गाड़ी देखिए कितना एक फर्स्ट होता था एक ज़माने में कि गाड़ियाँ चलाना ही एक मुश्किल काम हो गया था औरतों के लिए। तो इस पूरी चीज़ के लिए गाड़ियाँ चलती हैं औरतों से। कौन सी गाड़ी आपको कभी हॉर्न बजा रहे खड़ी होती है सड़क पे, भाई मैं नहीं चल रही क्योंकि एक औरत मुझे चला रही? ऐसा नहीं है। तो ये जो जेंडर के ऊपर बातों को समझना और उस पर्सपेक्टिव में देखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी सोसाइटी की तरबियत और ट्रेनिंग होने की जरूरत है। पकड़े सारे लोगों को और उनको ये बताएं कि ये मर्द औरत का मसला नहीं है, ये हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का मसला है, और इससे आपका मुल्क भी तरक्की करेगा और आपका घर भी खुशहाल होगा। एक औरत का इस तरक्की में दुश्मन कौन होता है? सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी। और अगर आप ये कहेंगे मर्द और औरतें, नहीं, सोसाइटी मर्द और औरतों और सोच से मिलकर बनती है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे माशरे जैसे पाकिस्तान जैसा माशरा है, इसके अंदर पेदरशाही, पेट्रियार्की का बहुत बड़ा ताल्लुक है, जिसमें ये तय कर लिया गया है कि सुपीरियर मर्द होंगे, और इसको प्रैक्टिस मर्द भी कर रहे हैं और इसको प्रैक्टिस औरतें भी कर रही हैं। सिर्फ मर्द भी, हाँ आपने बड़ा दुरुस्त कहा, इसमें सब रिस्पांसिबल हैं, इट्स नॉट जस्ट द मेल पार्ट ऑफ सोसाइटी। एग्जैक्टली। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं तो सबसे पहले हमारे बारे में लोग ये समझते हैं कि ये सारे मर्दों की दुश्मन औरतें हैं और इनको, ये सिर्फ हमेशा औरतों की बात करती है। बेसिकली फेमिनिज्म ये कहता है कि मर्दों और औरतों को
इक्वल राइट दीजिए, इसमें से कोई किसी को भी मत दबाइए, इक्वल राइट की बात अच्छा, इसमें मुझे करते हैं। एक बात याद आ गई, मैं उनका नाम लिए बगैर एक बात कोट करता हूं, बिकॉज एक सोच की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इन्फ्लुएंशियल कुछ खवातीन हैं जो कि ऐसी कोई बात कर देती हैं जिसका फिर नेगेटिव एक इम्पैक्ट आता है। जैसे एक हमारी एक्ट्रेस है, उन्होंने एक बात चंद रोज पहले की, उन्होंने कहा जी कि मैं तो फेमिनिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं तो बिल जमा नहीं करा सकती लाइन में लगकर, क्योंकि मैं तो ये काम नहीं कर सकती, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरा शौहर मेरे लिए ये करे, मेरा शौहर मेरे लिए ये करे। तो अब ऐसी बात है कि इन्फ्लुएंसर की तरफ से आना, हाउ डैमेजिंग दिस इज। अच्छा, ये एक तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, पहले फेमिनिज्म को समझें। फेमिनिज्म क्या है, डेफिनेशन बताएं ना इसकी पहले। फेमिनिज्म ये कहता है कि तमाम मर्द, औरतें और कोई भी और जेंडर सब बराबर हैं। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो मुझे बताएं क्या फेमिनिस्ट नहीं है? इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, Equality. सिंपल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। और एग्जैक्टली अगर आप, मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन कराया था अपने ऑफिस में, और लोग बार बार आके मुझे पूछते हैं कि दोबारा कराइए। उसकी रीज़न क्या थी कि उनको फेमिनिज्म के बारे में पता ही नहीं था, उनको ये पता ही नहीं था इसकी डेफिनेशन क्या है। जो मिथ्स हैं कि फेमिनिज्म ये कहता है वो कहता है, आप अगर, मैं ये समझती हूँ बहस करने की सूरत तभी करेंगे ना जब आप इल्म और अकल वाले होंगे, जब आपके दिमाग में कोई नॉलेज होगा। आपने एक लफ्ज़ सुना, आप ट्रिगर हो गए और आप उसके ऊपर बोलना शुरू हो गए। आपने उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने ये देखा ही नहीं कि पॉलिटिकल मूवमेंट है वो क्या क्या करती है। बगैर पढ़े लिखे लोगों के साथ बहस करने से मैं हमेशा कहती हूँ मत करें, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। वो जिस बात पे बहस करें और जिनका आप जिक्र करें, मैं उनको नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं पता ये कौन सा वाक़या है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि वो लोग जो टेलीविज़न पे आते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनके लोग फॉलोवर हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बहुत जिम्मेदारी से कोई बात किया करें। मुझे ये लगता है शाइना, मैं थोड़ा सा इसमें शायद मैं तल्ख हो जाऊंगी, बट पढ़ लिख लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं उन यही तो तमाम आपसे कह लोगों रही के लिए जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आकर दे देते हैं अपने स्टारडम में, एंड स्पेशली इस पर्सपेक्टिव से दे देते हैं कि बिकॉज वो प्रिविलेज्ड हैं, और स्पेशली आप इतना लेविश लाइफस्टाइल अपना दिखाएं, हर चीज़ आप अपलोड करें, और यू लाइक हाँ नहीं हम मर्दों का ये रुख भी दिखाना चाहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप ज़रूर दिखाएं, बट देन अगेन वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आप ज़रूर करें। बट स्टिल मैं पर्सनली उसको सपोर्ट नहीं करती कि आप इतना अपना, कोई गाड़ी आपने लिया है वो भी आप दिखा रहे हैं, फ़ोन आपने लिया है वो भी आप दिखा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रही होती हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने शौहरों से या अपने बाप से उस तरह की बढ़ जाती हैं, इसी तरह से रिश्ते ख़राब होते हैं। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि मतलब आप जिस तरीके से दिखाएंगे कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है। और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। इल्म, अपनी अकल, अपनी तालीम को शो ऑफ करें, शायद उससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो। मटेरियलिस्टिक चीजों से मेरा नहीं ख्याल किसी कि आपने बिल जमा नहीं कराना, आप मत कराएं, कोई भी नहीं कराता, बड़े कम लोग कराते हैं, ऑनलाइन हो रहा है कि फोन पे हो जाता है। वही मैं कहती हूँ कि पढ़ना नहीं पता होगा कि ऑनलाइन भी हो जाता है। बिल जमा नहीं कराना, मुझे लाइन में, आप जब एयरपोर्ट पे जाके जहाज में बैठेंगी, लाइन में तो खड़े होंगी ना, हस्बैंड तो नहीं खड़ा हो जाएगा। ये जो आपकी लाइफ को आप रोमांटिसाइज करते हैं, हम सॉरी को 50% से ज़्यादा लोग अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, उसके बारे में झूठ बोलते हैं कि हमारी लाइफ तो बड़ी परफेक्ट है और मेरा हस्बैंड तो यूं कर। आई एम सो सॉरी, रियलिटी बहुत फ़र्क है, और ये मर्दों और औरतों को ये समझना चाहिए कि इस रियलिटी को ही लोगों को बताएं, और मत बताएं ये सोशल मीडिया को भरने के लिए फेक किस्म की कहानियाँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा मैं लाइन में खड़े होकर अपने बिल जमा करूँ, अब तो लाइन में लगना भी नहीं पड़ता, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने सारे काम खुद करूँ, मैं अपनी गाड़ी को खुद चलाऊँ, मैं अपना खाना खुद बनाऊँ, मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करूँ। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ये नहीं अच्छा लगेगा कि मेरा हस्बैंड जाके तो बिल जमा करा रहा है, या मेरे कैश लेके आ रहा है, या मेरा एटीएम यूज़ कर रहा है, या मेरे एटीएम के भी पैसे निकाल रहा है, एंड वाइस एंड वर्सा। दोनों इंसान, चाहे वो मर्द हैं वो औरत हैं, उनके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, सारे काम खुद करें। ये जो कॉन्सेप्ट आया है कि आई मीन फेमिनिज्म ये कहता है कि शौहर जमा करा रहा है बिल करें, आई डोंट नो कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट। जो भी ये खातून या मर्द है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आप वो उनको कहें मेरे से फ़ोन पे बात कर लें। एटलीस्ट फेमिनिज्म की डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि वो पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट क्या करी, वो बिलों से बहुत आगे चली गई। वो औरतों के इक्वल राइट जो कि विरासत में हो, काम करने के हो, फैसला साजी के हो। किस को कहीं कॉल करने का, आपको याद होगा लास्ट में भी हमने ऑफ एयर एक डिस्कशन की थी, हम यहाँ पे मिलकर कर लेते हैं उसको, कि इसी तरह से एक और खातून है, एक्ट्रेस है, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में कह दिया जी औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। अब ऐसी बात कभी मैं ये सुनना नहीं चाहती। इसका मतलब है मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं पैसे भी खुद कमाती हूँ, मैं अपने कपड़े भी खुद खरीदती हूँ, मैं अपना खाना भी खुद, अपने घर का किराया भी खुद देती हूँ, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी खुद दिलाती हूँ। मुझे तो बस कहीं बैठ जाना चाहिए और जोगन बन जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो किसी मर्द की कोई कमाई आ ही नहीं रही। तो मैं तो कमाई कर रही हूँ अपनी, और अपनी ज़िंदगी खुद स्पेंड कर रही हूँ। हम सो सॉरी, दीज आर मिथ्स, और ये हमने कहीं सुने होंगे बचपन में, इसलिए मैं कहती हूँ पढ़ लिख लीजिए और अपने इन मिथ्स को ख़त्म करिए। और अगर आप इन मिथ्स को ख़त्म करने के काबिल नहीं हैं तो आप किसी पढ़े लिखे अक्लमंद से बात कर लीजिए।
और अगर आप उसके काबिल नहीं है तो किताब पढ़ लीजिए, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप सर्च कर लीजिए सीरियसली, बहुत चैट जीपीटी पे चले जाइए। मैं तो कभी कभी किसी चीज़ में फंस जाती हूँ तो वहाँ से पूछ लेती हूँ इस सिचुएशन में क्या करें, बहुत अच्छे वाला जवाब आता है, बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के जवाब आते हैं। और आई एम सो सॉरी लोग इस तरह की बातें करते हैं, और मेरे नहीं ख्याल ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए और ऐसी बातें करनी चाहिए। हमने तब भी पिछले वाले शो में भी यही बात की थी कि अगर आप जाके किसी भी जगह पे 100 रुपया दें तो एग्जैक्टली उस 100 रुपये में उतना ही फल आएगा जितना किसी मर्द की कमाई वाले 100 रुपये में आएगा, और 100 रुपया जो औरत ने कमाया होगा। कभी वो फल वापस मुड़ के नहीं कहेगा ये तो औरत की कमाई है, मैं आपको खाने नहीं दूंगा खुद को। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता इस मिथ। ऑलराइट, सो इसमें डू यू थिंक कि जो एक चीज़ जो चेंज ला सकती दैट इज एजुकेशन? जी, एजुकेशन भी, और अपने इल्म को भी बढ़ाइए। आप जो तालीम हासिल करते हैं, जो हमारा करिकुलम है, सिलेबस है, वो बहुत लिमिटेड है, उसके अंदर हम बहुत सारी बातें सिखाने के काबिल नहीं होते। किताबें पढ़िए, लोगों ने जो आर्टिकल लिखे हैं वो पढ़िए, वाक़यात पढ़िए, प्रैक्टिस भी करें उसको साथ, प्रैक्टिस भी करें, सोचें भी कि आप बोल क्या रहे हैं। आप सिर्फ सेक ऑफ बोलने के लिए मत बोलें। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मैं अक्सर कहती होती हूँ कुछ अच्छा कहने के लिए ना तो खामोश रहिए। अगर आपने कोई स्टेटमेंट देनी है तो पहले सोच लीजिए, आप लिख लीजिए। अगर आपको ऐसी बातें करते हैं जैसे आप ये भी कोट कर रहे हैं और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि बहुत सारे लोग, और आपको पता है ये जो किसी ने बहुत वायरल हो गया था, मुझे लोग पूछते थे, बहुत सारी औरतें मेरे दफ्तर में पूछती, शाहीना दैट्स ट्रू कि हमें भी लगता है हमारी कमाई में बरकत नहीं है। मैंने कहा तुम अपने बच्चों की फीस खुद देती हो, तुम सिंगल मदर हो, तुम सारे काम खुद करी हो, तुम ये कैसे सोच सकती हो? तो इस तरह की जो चीज़ें वायरल होती हैं और स्टूपिड होती हैं उनका इम्पैक्ट भी होता है लोगों के ऊपर। ये देखें इम्पैक्ट ये आपने खुद फेस एग्जैक्टली मैंने तो बहुत दिन बैठ के तो सोचती रही, मैंने कहा ओके इसका मतलब है मुझे तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि मेरी कमाई में कोई बरकत नहीं है। हंसी आती है इस तरह के स्टेटमेंट्स पे कि आप इस तरह की बातें करें। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ मीडिया के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जब इस तरह की कोई बात आप सुने, एक तो उसको प्रमोट मत करें, उसको डिस्कस मत करें, और उसको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल एक और थॉट लेके आए जो कि लोगों को ये इसलिए भी समटाइम्स फॉर मीडिया के पर्सपेक्टिव में कहूँगा डिस्कशन का हिस्सा इसलिए बन जाता है क्योंकि जब एक चीज़ वायरल हो जाती है, उसमें बहुत बात हो रही है, तो आपको बताना पड़ता है लोगों को कि ये एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव, प्लीज डोंट बाय दिस, इट्स अ स्कैम। एग्जैक्टली, गलती से किसी के मुंह से निकल गया, पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में कोई बैठा हुआ था, अपसेट था, या पता नहीं क्या सुन के आया था, सो हो सकता है उसे गलती हो गई और यकीनन गलती ही हुई है उनसे, तो या भूल जाएं उसको। अब थोड़ी सी टिप्स ये भी हम डिस्कस करते हैं, वो पेरेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो बच्चियां हमें इस वक्त जो देख रही हैं, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहती हैं, वो कमाना चाहती हैं। अब ऐसे में क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं? हम अक्सर ये कह रहे होते हैं ना कि मुझे एक सोच बड़ी अच्छी लगती है, अब आजकल की जो हमारी लड़कियां हैं वो बड़ा अच्छा ही सोचती हैं कि जो पैसे हमें, क्योंकि माँ बाप इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि जी आपका कुछ ना कुछ हक है हमारी कमाई के ऊपर, और उसमें यह है कि वो जहेज़ की सूरत में बच्चियों को दे रहे होते हैं पैसे। ये एक सोच हमारे यहाँ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अब मुझे ये सोच बहुत अच्छी लगती है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी और ख़वातीन भी अब ये करती हैं कि वो कहती हैं जी आप हमें वो पैसे दें, हम जहेज़ नहीं लेके जा रहे, बिकॉज जहेज़ लाने थे, हम हमेशा इसको बार बार डिस्कस करते हैं, हम इसको डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो अब ये सोच भी जब लोगों की हो रही है तो बड़ी खुशी होती है कि लोग सोचते हैं अच्छा अब ये सोचा कि आप हमें वो पैसे दें, मैं उसका एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, या पेरेंट्स कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को ये पैसे दें ताकि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करे। तो सोचें ये किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाती है कि वो अच्छा खासा एक चंक होता है, एक अच्छी खासी अमाउंट होती है जो कि फजूल में ऐसे दी जा रही होती है कि घर के सामान पे। अच्छा, लड़कियों के लिए और सबके लिए, मर्दों बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, सबको पढ़ाएं क्योंकि उनका राइट है, उनको एक बेसिक तालीम दें और उसके बाद उनकी करियर काउंसलिंग करें और उनको ये बताएं कि उन्होंने काम करना है और उन्होंने पैसे कमाने हैं। आप बच्चों को, आप बच्चियाँ 10वीं क्लास में पढ़ी होती है, आप उनके दिमाग में डाल रहे होते हैं आपकी शादी होनी है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन वो जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट्स नॉट द ओनली थिंग इन योर लाइफ, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन इन पैरेलल, इसको पैरेलल रखें। ख़राब होती है, अच्छी रहती है, वो तो ठीक है, लेकिन आप पढ़ें, लिखें, काम करें, पैसे कमाएं। और जो आपने कहा जहेज़, हमारे तो कानून के मुताबिक जहेज़ दे ही नहीं सकते आप, और सबसे ज़्यादा शो ऑफ वाला पार्ट होता है शादी के इवेंट और जहेज़ के ऊपर। आप वो पैसे बच्चियों को दीजिए, उनके अकाउंट में डालिए और वो बच्चियाँ उससे बिजनेस करें, काम करें। अगर बैंक में भी पड़े होंगे तो महीने के कोई पैसे आएंगे, लेकिन जो सामान आप बच्चियों को देते हैं और बाद में आप कहते हैं कि हमने अपनी जायदाद में से और अपनी विरासत में से हिस्सा आपने दे दिया, जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विरासत एक अलग मामला है। ये जो जहेज आपने दिया था दैट वाज शो ऑफ। आप सोसाइटी में बताना चाहते थे कि आप क्या कपड़े और क्या सामान दे सकते हैं, दैट्स यूजलेस।
दैट्स कम्प्लीटली यूजलेस उन लड़कियों के लिए केस अगर शादी वगैरह ख़राब होती है, सबसे पहले वो सामान ही ख़राब होता है। अदरवाइज भी शाइना देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपने रेज कर दिया कि ये जो परसेप्शन या ये जो माइंड सेट है ना कि अच्छा बस शादी के वक्त में दे दिया, चाहे वो सबीन पैसों के फॉर्म में दिया चाहे वो जहेज के फॉर्म में आपने दिया, लेकिन वो जो आप इनहेरिटेंस नहीं दे रहे ना उसको, दैट्स द रॉन्ग थिंग एक्चुअली। आपने अपने बेटियों को उनका हक देना होता है, वो चाहे बेटे हैं चाहे बेटे, जो एक कानून तय है ना, अल्लाह का भी कानून है और जरा हमारे स्टेट का भी कानून है, इसकी पूछ होनी है। अच्छा, इसको आप समझिए, देखिए अगर आप बेटी की शादी कर रहे हैं, जो पैसे और चीज़ें आप उसको देते, दैट्स गिफ्ट। गिफ्ट है वो। जो आप बेटे की शादी कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा धूमधाम से होती है, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, दैट्स ऑल्सो गिफ्ट। अच्छा, जो ज़्यादा जेवर आप बेटों को डाल रहे होते हैं और बेटियों को कम डाल रहे होते हैं, आप इक्वल कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो शादियों पे, मैं इसको क्लियर करें कि वो विरासत नहीं है। जो शादियों पे तोहफे तहाइफ आप बेटियों को लेन देन करते हैं और बेटों को करते हैं, वो विरासत का हिस्सा नहीं है। विरासत अलग है। ऑलवेज बी अ गिफ्ट। गिफ्ट इज अ गिफ्ट, विरासत है उसको उस। अच्छा, और फिर ये कहना कि आधा हिस्सा दे देंगे, अरे ये कहा था दे दें, ये तो नहीं कहा था सिर्फ आधा ही दीजिए। इतना स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हैं कि भाई क्योंकि मजहब कहता आधा ही देना है, तो ये तो नहीं कहा था कि पूरा नहीं दे सकते हैं। ये कहीं लिखा है? जितना हिस्सा है वो आपको देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आप इसको थोड़ा, आपने बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी चीजें तोड़ी हैं, आपने नई चीजें लेके आए हैं दुनिया के अंदर, तो आप ये भी कर लीजिए कभी पूरा हिस्सा भी कर। इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो आज हम कर रहे थे। हमें आगे बढ़ना है प्रोग्राम में, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज का मौजू है सास और बहू का मिसाली रिश्ता कैसे बन सकता है। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं जी बहू नहीं बेटी, जिस पे हम ये फिर मिसाल कमेंट तो बन करते जाती है वैसे। ओके, अच्छी या बुरी वो अपनी जगह पे है। प्लीज करिए। हद अदब से जो बात होती है ना कि अच्छा नहीं बहू नहीं बेटी बना के लाए हैं, बेटियों की तरह रखते हैं, तो मेरा इसमें सिर्फ पॉइंट ये होता है कि डजंट मैटर कि आप बेटी बना के लाए हैं। अब बहू भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, कोई भाऊ बिल्ला नहीं है कि जिसपे आपने डर जाना है। बहू को बहू का दर्जा भी दें तो इट्स फाइन, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसको बेटी क्या है कि आपने एक्सप्लॉइट करना है। मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे थे कहते हैं जी बेटी बना के लाएं, लेकिन उस तरह से फिर माहौल बनता नहीं है। एंड इट्स आइदर वे एक्चुअली। कहते हैं जी मेरी माँ की जगह पे, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं होती। तो ये दोनों तरफ से मामला अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम इस मौजूद पर बात करेंगे कि डे 1 से बल्कि डे 0 से, यानी शादी से पहले से भी कैसे आपने ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करनी होती है। आज इस मौजूद में हम गुफ्तगू करने के लिए शख्सियत ने ज्वाइन किया है, उनकी माशाल्लाह शादी को हो गए हैं 22-23 साल, और कैसे उन्होंने मिसाली रिश्ता बनाया अपनी सास के साथ। आज हम इस पर बात करेंगे। अफशीन ज़िशान 7 हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आपने बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मिसाली रिश्ता, जैसा सबीन ने भी कहा ना, वो अच्छी बुरी मिसाल ज़ाहिर बन जाता है, लेकिन ये जो हमारी कोशिश थी कि हम अच्छी मिसाल ही बनाएं लोगों के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर है आपके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, फिर अपनी ज़ाहिर है जो आपकी फैमिली है, जो आपके जानने वाले हैं उनके लिए भी, कि नहीं इट्स अ वेरी गुड पीसफुल इन्वायरमेंट इन द हाउस एक्चुअली। उसके लिए क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, सफ़र करना पड़ता है, मैं मारनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? एक्चुअली आई हैव वेरी वंडरफुल रिलेशनशिप विद माय मदर इन लॉ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस अभी जो आपने बात की ना कि बेटी बना के लाते हैं या बेटी मान, जो बहू आती है वो माँ नहीं समझती, तो उस पर मैं अपनी मदर इन लॉ की एक बड़ी प्यारी बात कोट करना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई है तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं आपकी मदर तो नहीं बन सकती, क्योंकि माँ बेटी का जो रिश्ता है वो तो नेचुरल है, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी माँ की जगह लूँ या आप मेरी बेटी की जगह लो। लेकिन हम सास बहू भी नहीं बनेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यू नो, टैबू है एक हमारी सोसाइटी में। उन्होंने कहा कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, और ये जो बात पहली बात थी उनकी, इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि माशाल्लाह वो अगर इस पर्सपेक्टिव से सोच सकती हैं तो मैं भी इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सोच सकती कि ना मेरी मदर इन लॉ है ना कुछ, हम फ्रेंड्स की तरह तो बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप बीइंग फ्रेंड समझ के भी मदर इन लॉ से डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैं भी मारनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं, और ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक तरफ से मुसलसल सेक्रीफाइसेस होते रहें, कॉम्प्रोमाइज़ेस होते रहें, तो भी रिश्ता नहीं चलेगा ज़्यादा देर तक। लेकिन अगर आप दोनों तरफ से ही अपनी कोशिश करें तो फिर बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। इसमें बुनियादी बात ये हो गई कि जो आपका बिल्कुल एक स्टार्ट का टाइम है ना, उसमें आपने कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं, और इस पे बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उस पर बात करें। जैसे देखें आपकी सास ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने स्टार्ट में कहा कि लेट्स बी फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको वर्बली कहनी पड़ती हैं इस रिश्ते को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए।
जी, और वर्बली मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। हमेशा हम लोगों की सोसाइटी में हमने ये देखा है कि आप दिल में बातें रखते रहते हो और उसके बाद फिर वो जमा हो के एकदम एक ब्लास्ट की सूरत में बाहर आती है, जिसमें रिश्ते ख़राब होते हैं। तो हमेशा मेरे ख्याल से अगर राइट टाइम पे राइट बात कर ली जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। बिल्कुल, वो जो आपने शुरू वाली बात भी की ना श्वेत, वाकई देखें अपनी शादी के जो फाउंडेशन है ना, बुनियाद है, वो आप शुरू में ही रखते हैं। वो चीज़ें तय होती हैं और उस लिहाज से आप कंटिन्यूसली आप उसको लेकर चल रहे होते हैं। अब इसी तरह से सास बहू के रिश्ते में भी ये चीज़, अच्छा जो आपने बात की ना कि सास बहू का रिश्ता ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है और सारी चीज़ें, मैं कहती हूँ आप क्यों नहीं कह सकते कि तुम मेरी बहू हो, और बहू या कोई बहू क्यों नहीं कह सकती कि आप मेरी मानी, आप मेरी सास हैं। ये भी तो एक रिश्ता है, इसका भी तो तकद्दुस है, ये भी तो एक खूबसूरत रिश्ता हो सकता है। हम क्यों दूसरे रिश्ते का सहारा लेते हैं? इस रिश्ते को, ये रिश्ता हम बेसिकली इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे होते हैं, हमें सहारा लेना पड़ता है माँ की मिसाल दे के, बेटी की मिसाल दे के, कि हम हाँ वाकई आपसे प्यार करते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले तो इस टर्म पे ज़रूर बात होनी चाहिए कि सास कहे कि तुम मेरी बहू और बहू कहे कि आप मेरी सास हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक बुराई बना दिया गया है। लेकिन हम सब इस पे काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बहुत सा चेंज हम देख भी रहे हैं और देखने को मिलेगा भी। और जैसे आप लोगों की जनरेशन है, जब आप लोग सास ससुर बनोगे तो आई एम श्योर कि चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होंगी। मेरी तो बेगम मुझे कहती है कि आप बहुत टफ किस्म के ससुर बनेंगे। आप तो वैसे, आपके घर में सास की कमी नहीं फील होती होगी वैसे। अच्छा, ये मेरा मसला है वैसे, वो सारे मुझे कहते हैं कि सास की कमी नहीं, आप ही सास है। नहीं, उन सासों की भी कोई बात कर लेना जो सासें नहीं है लेकिन वो सासें हैं। जरा इस टॉपिक पे भी तो हम अक्सर इसके लिए फिर सेपरेट प्रोग्राम होना चाहिए। वो मसले नहीं क्रिएट कर रही होती सी है। देखिए, ये असल मसला क्या हुआ कि आपने किसी बंदे की पर्सनालिटी को डीमीन करने के लिए कह दिया आप सास हैं। नहीं, हम उसमें ये देखिए, अभी आपने उसी पॉइंट को कन्वे किया है कि सास का जो वर्ड है, एक तरफ कहते हैं कि उसको डीमीन नहीं करना, उसको चेंज करना चाहिए। मैं उसको डीमीन नहीं कर रही हूँ, बट वो वाला जो किसी बंदे की पर्सनालिटी को करने के लिए शटर आप कहते हैं ये सास बन रहा है। नहीं, बुरे मीम्स बनती है ये वाली, तू सास ना बन मेरी। मैं यही तो बात कर रही हूँ ना, प्रोड्यूसर को आप कह देते होते हैं कभी-कभी। इसको इस टर्म को हमें ऑब्वियसली इसको हमें चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। यही तो बात हम कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी मिसाल बनाने की जरूरत है, हमें एक बुरी मिसाल इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आपका कैसा रिश्ता अपनी सास? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सास, मैं तो कहूँगा कि माँ वाला इसलिए कहूँगा, हम साथ रहती हैं हमारे, तो हमारे घर में तो वैसी कोई कमी नहीं लगती ना कि अम्मी, मेरी भी अम्मी दूर थोड़ा रहती हैं, तो हमें बड़ा होता है कि अच्छा पेरेंट्स साथ है, माँ साथ है, तो हमारे लिए वो वाला माहौल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग बात है। मेरी सास भी मुझे यही कहते हैं, तुम मेरी बेटी की सास तू है। आपकी अम्मी को होने की जरूरत नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। वैसे इस सिलसिले में हमें आपकी बेगम से जरूर बात करनी चाहिए। सही बात है, वैसे आज उनको यहाँ पे मेहमान होना चाहिए था। ये आगे मैं हम उनको जरा बुलाते हैं। सास बैठी है ना, वैसे हम वो कैसे आने देंगी? सास के होते हुए कैसे, एक म्यान में दो तलवारें कैसे? ऐसे सही बात है वैसे। अच्छा, अब जिस तरह से माइंडसेट तो चले हैं, अब उसमें आपने जिस तरह बात की कि चेंज आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि कुछ सालों में हम वाकई इस टर्म को बड़ा पॉजिटिव वे में यूज़ कर होते हुए हम देख रहे होंगे। अब ऐसे में जो हम शुरू की बात कर रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट कैसे बिकॉज ऑब्वियसली सास की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहू की अपनी एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं हो पा रही होती हैं तो जाहिर सी बात है घर में एक फसाद ज़रूर होता है। हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, आजकल बहुत डिफरेंट रोल्स हैं ख़वातीन के। जैसे अभी आपसे पहले जो गेस्ट बैठी हुई थी, उन्होंने बात की कि ख़वातीन घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी जा रही है। अब यूजुअली ऐसा है कि जनरेशन गैप तो है, जो हमारे एल्डर्स हैं वो बाज़ुकात इन रोल्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ये देख नहीं सकते। ठीक है, इस बात पे वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है, बहू काम भी कर रही है, लेकिन उनसे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि बहू बाहर भी काम करे और घर को अगर वो ना देखे, थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए तो वो एक आइडियल बहू की जो एक बनाया हुआ है हम लोगों ने, जिसे क्या कहते हैं कि एक आइडियल सा, वो पूरा नहीं उतरता। तो प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं क्योंकि आजकल की जो जनरेशन्स हैं उनको ये समझना चाहिए
जो एल्डर भी हैं और जो हम लोग भी हैं कि वाकई में रोल्स चेंज हो रहे हैं, और उन रोल्स के चेंज होने की नेचर जब तक हम नहीं डिस्कस करेंगे तो तब तक प्रॉब्लम्स होती रहेगी। और वही जो मैंने बताया कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों साइड्स को समझना चाहिए। सास एक्सपेक्टेशंस लगाए, और बाज़-औक़ात बहुओं की साइड से भी आप देखें, अभी मैं रिसेंट एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें जो डिवोर्स रेट था उसकी सबसे बड़ा रीज़न जो था वो पेशेंस की कमी थी। क्योंकि शादी के शुरू के कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें लड़की भी एडजस्ट हो रही होती है और जिसमें लड़के की मदर भी एडजस्ट हो रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे एक उसकी अथॉरिटी होती है, सारे डिसीजंस वो लेती है। लेकिन शादी के बाद एक ऐसी खातून घर में आ जाती है कि जो डिसीजंस लेने में भी उसकी बराबरी करती है और साथ उसके बेटे का टाइम भी इक्वली शेयर करती है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो इसलिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। वक्त भी देना चाहिए, और आई थिंक इस पे बात होनी चाहिए। यानी एक तो होता है ना कि आप बात के बगैर ये सोच रहे होते कि नहीं नहीं ठीक है ना, यही होता आया है अज़लों से तो बस हो जाएगा। मुझे लगता है कि नहीं, इस पे बात होनी चाहिए, बैठ के वो बेटा, वो बहू, सास, सब बैठ के इस पर डिस्कस करें कि ना शादी हुई है, अब चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं, रूटीन थोड़ी चेंज हुई है, डिसीजन मेकिंग में, किचन में, हर चीज़ में शेयरिंग आई है। सो इसमें जो ज़्यादातर हमने देखा है बहुएं इसलिए ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं क्योंकि ज़ाहिर है देखें वो एक दूसरे माहौल में आई हैं। सास के लिए माहौल चेंज नहीं हुआ, घर चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ सिवाय इसके कि घर में एक औरत और आई है। प्लस चूंकि एक एज डिफरेंस भी है, सास उस पोजीशन पे भी अथॉरिटेटिव पोजीशन में, बॉस की पोजीशन में है घर में बेसिकली। सो उसके लिए वो पावर शेयरिंग जो है ना करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, बहुत हद तक ये होता है कि वो जो बहू होती है वो स्मार्ट अगर हो, टैकल करे, स्मार्ट इन अ वेरी गुड वे एक्चुअली, वो समझती हो। राइट, हाँ, अग्रीड। स्मार्ट इन अ वेरी डिसेंट वे कि उसे पता कि नहीं मुझे रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी रखना है, मुझे उनसे दोस्ती भी करनी है, मुझे अपनी जगह भी बनानी है। क्योंकि ज़ाहिर है वो एल्डर तो है ना, उनको वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी देना है, उनकी बात सुननी भी है, समझनी भी। ये नहीं कि हर दफ़ा या हर बात पे कहें नहीं नहीं सास तो होगी ही गलत, सास की हर बात ही गलत है, या उनकी रोक टोक भी गलत है, या उनका कहना भी गलत है, या वो कहेंगे हांडी को भून लो तो वो भी गलत है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। तो सास को वैल्यू देना, ये समझ के अच्छा वो मेरी बड़ी हैं, वो इस घर की बड़ी हैं, उन्होंने ज़िंदगी के नशेब व फराज देखे हैं, उन्होंने घर चलाया बनाया है, इन बच्चों को आगे लेकर वो गई हैं। तो वो जब बहू ये वाला एलिमेंट सास के सामने रखती है ना कि हम इसलिए आपको ऑनर कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं बिकॉज आप हमारी बड़ी हैं, आपने बहुत बेहतर ऐसे तरीके से चलाया है इस घर को, फिर सास कहती है कि मुझे इज्जत मिली है। फिर सास वो पास ऑन करती है, वो अपनी पूरी जो एक्सपर्टीज़ है वो पास ऑन करती है बहू में, तो फिर चीज़ें बड़ी ऐसे तरीके से चल भी रही होती हैं। अब क्या इसमें ये मामला ये होता है कि अच्छा आप इकट्ठे रह रहे हैं तो हालात थोड़े अप डाउन हो सकते हैं, और अलग रहना तो बेहतर रहेंगे। जी, ये फ़र्क है। और अभी आजकल की जो जनरेशन्स हैं, आप देखें कि वो जॉइंट फैमिली से सेपरेट फैमिली सिस्टम जो है उसको प्रेफर करती हैं। और मसला यही है कि हम लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बना ली है कि मदर इन लॉ के साथ शायद रहा नहीं जा सकता या नई बहू के साथ नहीं रहा जा सकता, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि अच्छा ठीक है अलग कर लें। लेकिन अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है कि अगर आप वो जैसे आपने बात की रिस्पेक्ट का एलिमेंट दें और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई आएगा तो एकदम एक आइडियल पर्सनैलिटी के तौर पर आएगा। प्रॉब्लम सब जगह होती है, लड़की को एडजस्ट करने में होते हैं, लड़के की माँ को एडजस्ट करने में होते हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जा सकता है। दुनिया का ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसको आप डिस्कशन करके सॉल्व ना कर सकें। मैं ये देखती हूँ कि मेरी जैसे ट्विन डॉटर्स थी और उनको अगर मैं अलग होती तो मैं उनको बिल्कुल ना संभाल सकती। माशाल्लाह मेरी पूरे जो इन लॉज हैं उन सब ने मुझे बेहतरीन सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने MBA किया था, मेरी शादी हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने MPhil बच्चों के साथ किया, मैंने PhD बच्चों के साथ की। तो इसमें अगर आपकी इन लॉज की सपोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल। देखिए आजकल वो ज़माना नहीं है कि आप मेड्स पे छोड़ के बच्चे निकल जाएं, क्योंकि बच्चों की जो तरबियत है बड़ी सेंसिटिव नेचर की होती है। लेकिन अगर आपके एल्डर्स उनको संभालेंगे तो मेरे ख्याल से दादा दादी नाना नानी ज्यादा बेहतर बातें आपसे उनको सिखाएंगे। आप देखें ना कि ये टेंशन ही नहीं होती है कि घर में बड़े हों। जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ ना, चूंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ में, मैं मेरी वाइफ अक्सर हम किसी काम से निकल जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती कि पीछे बच्चे हैं, बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। अगर आप कोई टेंशन ही नहीं होती कि कोई जरा एक लम्हे के लिए भी कि अच्छा कोई मसला होगा, मुझे पता है वो तीनों हैं आपस में बेहतरीन उनका चल रहा होगा, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं बेसिकली। ज़ाहिर है मेरी सास भी, और बच्चों से बढ़ के आप जो है पोते पोतियों का, नवासे नवासियों का ख्याल रखते हैं। सही बात है, ये तो फैक्ट है। ये तो इस पर ये दुख भी है बेसिकली कि अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं होता। ये तो हम गिला भी कर रहे होते हैं कि इतना प्यार तो हमें नहीं मिल रहा होता जितना हमारे बच्चों को आगे से मिल रहा होता है। और अच्छा अगेन जो मैं अपनी बात के साथ मैं ऐड करता हूँ, चूँकि मेरे जो अपना घर है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मेरे अलावा मैं सेपरेट हूँ,
तो उसमें मैं देखता हूँ कि मेरी सारी भाभियाँ, मैं कहता हूँ आप तो क्या ज़िंदगी जी रही हैं माशाल्लाह। वो जॉब भी अगर कर रही हैं तो बच्चे मेरी अम्मा के पास होते हैं, मेरी अम्मा शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द किड्स, स्कूल लेकर जाना, उनको लेकर आना, उनकी नीड्स एंड एवरीथिंग। मैं कहता हूँ ये बड़ी कोई परफेक्ट किस्म की ज़िंदगी उनको मिली हुई और मेरी ऐसा होना भाभियों को। चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ। जैसे मेरे फादर इन लॉ थे, वो माशाल्लाह अल्लाह मियां उन्हें जन्नत आमीन, नसीब आमीन। करे, अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बेटियों के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट की, मतलब उनको पिक एंड ड्रॉप देना, उनके सारे काम करना, उनको डॉक्टर के लेके जाना। बल्कि मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं बेटियों के लिए, सारा काम माशाल्लाह मेरे जो ससुर हैं वो मैनेज कर रहे हैं। तो आप देखो कि अगर अच्छे रिश्ते बनाओगे, लेकिन उसके लिए फिर ये गिव एंड टेक है। Give and आप take है। ये नहीं सोच सकते कि आप कुछ ना करो और दूसरी तरफ से ना आपको ना ना, अच्छा अच्छा ये भी मैं बर्ताव इसमें भी मिले। ऐड करता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कहें कि जी बस बड़े ही हमें देते रहेंगे, वही प्यार भी देंगे, वही शफकत भी, वही आपका टेक केयर एंड एवरीथिंग। यहाँ से भी बहुत कुछ जाना पड़ता है फिर आपकी तरफ से, रिस्पेक्ट का एलिमेंट, केयर का एलिमेंट, एवरीथिंग। ये नहीं सोचना होता उस वक्त कि नहीं हम क्यों करें, या हम पूरे खानदान को क्यों लेकर चलें, या हम अब मेहमान आ गए तो हम इतनी क्यों काम जिम्मेदारियां करें, क्यों हमारे ऊपर आए, क्यों आ ये गई, वाकई ये चीजें हम तो नहीं- शौहर को मदर बच्चों का को रोल, देखेंगे। मदर का रोल भी बहुत बहुत मैटर important करता है, क्योंकि जो बेटी की तरबियत है, देखिए आजकल हम आप बच्चों को करियर लाइफ के लिए तो तैयार करते हैं, मैरिड लाइफ के लिए तैयार भी तो करना होता है ना। और ये इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आपकी मदर प्ले करती हैं, Yes. चाहे रोल मॉडल बन के करे। अगर मैं अपनी मदर इन लॉ की इज्जत कर रही हूँ तो मेरी बेटियों को वो एक मैसेज जा रहा है कि जी फ्यूचर में आपने भी ऐसा ही बनना है। तो रोल मॉडल बन के देना हमें अपने बच्चों को होता है, और उसमें सिर्फ बेटा बेटी की कोई तफरीक नहीं है। अगर माँ है और जो है वो अपने बेटे को भी समझाए कि घर में आने वाली बच्ची की इज्जत करनी है। जैसे मैंने ये, मेरे जो हस्बैंड है ये 3 भाई हैं, तो मैंने इन लोगों की तरबियत में बहुत अच्छा मतलब एलिमेंट देखा है कि इन्हें औरत की इज्जत करना आती ये है, तो और ये बुनियादी बात इज्जत है। इनकी माँ ने सिखाई है। ये इंसान खुद से नहीं सीख सकता, ये जब तक आपकी तरबियत आपकी मदर नहीं करेंगी आप नहीं सीख और सकते। ज़ाहिर है वो इज्जत का की जो बात है, रिस्पेक्ट तो ज़ाहिर है हर रिश्ते में इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं वो है ना, रिश्ता ही नहीं है जी। वो रिश्ता ही अच्छा मोहब्बत, रिश्ता अगर नहीं है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की बेस होनी चाहिए शादी की, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती। Respect. मोहब्बत के से ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो रिस्पेक्ट के Absolutely. एलिमेंट ऐसी बात है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, तो जाहिर सी बात है वो रिश्ता बड़ा खोखला सा रिश्ता होता है। तो इज्जत सबसे पहले आपने देनी है, तो प्यार इज्जत के साथ वैसे ही ऐड हो जाता है। क्योंकि मोहब्बत तो आप प्रिटेंड कर लेंगे, इज्जत तो प्रिटेंड भी नहीं कर इज्जत आप सकते ना, प्रिटेंड नहीं कर सकते। वो आप दिल अच्छा, से करते दिल हैं। से करते हैं। अच्छा वैसे में जिस तरह आपने बात की ना, अच्छा हमने अभी बहू के रोल को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। अच्छा उनकी माँ की भी तरबियत होनी चाहिए कि किस तरह से उनकी तरबियत करनी है। एट द सेम टाइम माओं को भी ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि बेटियों को इस तरह ना कहें कि अच्छा वो तुम्हारी सास ये कह देगी, या हमारे यहाँ ये बड़ा Yes. ये ना बहुत बहुत बुरा एक माइंडसेट है, जहाँ पर बेटियों की माएँ भी बहुत ज़्यादा बेटियों को गलत ट्रैक पर लेकर जा रही होती हैं, बार बार कह के तुम क्यों सारे घर का काम कर रही हो, तुमने आज ये क्यों किया, वो देखो तुम्हारी सास डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। अब वो स्पेशली जो एडजस्टमेंट का टाइम होता है ना, वो टाइम सारा जो है वो दिमाग के अंदर फजूलियात भरना शुरू हो जाती रिश्ता हैं खराब। और रिश्ता खराब। और वाकई जब एक बार दरार आ जाती है ना, उसको can't वापस fail ठीक it. करना बिल्कुल ऐसा ही। वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। असल में ऐसा है कि जब आप घर में जाते हो ना, तो ये थोड़ा सा सास का बिहेवियर भी डिस्कस होना चाहिए कि उसे इस तरह से शो करना चाहिए कि वो बहू का भी घर है। बेसिकली जब वो राइट्स की जंग आती है ना कि जी ये मेरा घर है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। और लड़की को भी ये समझना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि ये मेरा घर है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे दरमियान में है और हमने उसे खुद सॉल्व करना है, बजाय कि उसे बाहर डिस्कस करें। और मैं कहूँगी ये बच्चियाँ जितनी भी ये प्रोग्राम देख रही हैं, बहुत सारी बातें हैं जो घर में सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन हम उसे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करेंगे, तो वो छोटी सी बात को बड़ी हो वो जाएगी। मिर्च मसाला लग के वो बाजुकात इतनी बड़ी हो जाती है कि आप उसे संभाल नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पहले अपने एंड पे, मेरे ख्याल से सबके पास एजुकेशन है, सबके पास तरबियत है, सबके पास मीडिया है, आपको मालूम है कि आप किस तरह से चीज़ें आजकल के दौर में टैकल करते हो, जिसमें इज्जत का एलिमेंट भी ख़त्म नहीं होता और आप अपनी बात भी मनवा लेते हो। मेरे ख्याल से एवरीवन इज़ स्मार्ट इनफ कि ये इस बात को समझ सके, तो खुद सॉल्व करके फिर अगर बिल्कुल ही हालात हाथों से बाहर निकल रहे हैं या पानी सर से ऊपर हो रहा है, तो फिर आप अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा और ये इंपॉर्टेंट बात जो आपने बात की कि सास का बिहेवियर भी मैटर करता है, बहुत मैटर जिन सब करता में मैं है। चाहूँगी कि इसको भी ज़रा हाईलाइट ज़रूर करें। इस वक्त बहुत सारी, बिकॉज ये टाइम हमारा स्लॉट ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमें देख रही हैं जो कि सास हैं, बहुत सारी सासें हमें देख रही हैं इस वक्त।
ज़रा ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा कि वो किस तरह से एक अच्छा रिश्ता अपनी बहू के साथ बिल्ड कर सकती है, बिकॉज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर भी तो आती है ना। जब एक लड़की घर आ रही है अपना सब कुछ छोड़ के, उन्होंने कैसे वेलकम करना है, उन्होंने किस तरह से उसको स्पेस देनी है, स्पेशली कि वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो प्यार देना है कि वो वाकई अपना घर समझे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें मैं फिर अपनी मदर इन लॉ के जो एग्जांपल है, क्योंकि मेरे सामने तो वो ही हैं और उन्होंने एक बेहतरीन माशाल्लाह घर हमें दिया है और एक बेहतरीन घर चलाया है। तो मैं तो यही देखती हूँ कि स्पेस जो का आपने यूज़ किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब शादी होती है तो लड़की की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने फिरने जाऊँ, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ भी हैं कि जिनके पेरेंट्स कहते हैं आपने ये करना है, आप शादी के बाद करना, आप शादी से पहले ना करो, अपने मियाँ के साथ करना। तो वो ज़ाहिर बात है जब ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ बच्चियां शादियां करेंगी तो फिर अगर सास की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए स्पेस देनी बहुत ज़रूरी है। मियाँ बीवी को अकेले टाइम देना, घूमने फिरने जाने देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ठीक है कि इसमें मर्द की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, वो जो वो बीच में बैलेंस करते attitude, करते बेचारा अपना बैलेंस आउट करा नहीं, बैठते हैं इतने ना। बेचारे भी नहीं होते हैं, टॉपिक है ना। सेपरेट टॉपिक क्या हो गया अफशीन लेकिन वो तो इतने उसके लिए- बेचारे भी नहीं होते। अगर वो थोड़ी सी अकल से काम ले तो बहुत सारे agreed. मामला हर चीज ना करे ना कि बेगम ने कहा है कि मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है तो कि नहीं अभी मैं अपनी अम्मी से पूछ के आता हूँ और उसके बाद आपको अरे आइसक्रीम मम्मी से खिलाने बहुत पूछने लेके सारी जाएंगे जाता कि बातें अम्मी आपके ऐसी लिए कौन होती सा हैं। फ्लेवर लाऊं। हूँ। ये नहीं होता ना, ये पूछने जाते हैं कि बेगम को ले जा सकता हूँ कि नहीं। अब देखें ये हर लिहाज से देखा वो जाए इसलिए तो पूछते ये हैं चीज कि ले ठीक जो नहीं भाई है। नजर तो नहीं लग जाएगी। और बेटा मैंने कुछ Justify ऐसे घर भी देखे हैं जो सिर्फ खराबी इस वजह से होते हैं कि जो मर्द है ना वो बेगम की बातें माँ को बता रहा होता ये है important और बात माँ है। की जो Mama's बातें वो बेगम को बता रहा होता है। वो mama's boys जिसे हम कहते जिससे हैं ना नहीं 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 वो मम्मा ऐसे बॉय करते सिर्फ बेगम की बातें बता रहे होते नहीं नहीं, लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि मदर की बातें भी, क्योंकि हाँ। बहुत सारी बातें आपको सेंसर करनी होती सेंसर हैं। करनी होती वो आपको एक दूसरी दोनों पार्टीज का मैं डिस्कस करूंगी, इन दोनों पार्टीज तक पहुंचनी नहीं तो चाहिए। ये अपनी एक पॉलिसी बना लेनी जी। चाहिए, पॉलिसी गाइडलाइंस की। इन पॉलिसी Guidelines। से तो ये हम मर्दों इधर उधर के लिए नहीं है कि होंगे, बच्चे आपकी नो शादी मैटर हो व्हाट। रही है। जी शादी So हो रही आपने है फिर तो वो हर बेगम- बात नहीं सबको बताने हाँ, की। ये अपनी बात अपने तक और यहाँ की बात भी अपने तक, तो बीच में आपने एक बैरियर बनना होता है समहाउ। अच्छा इसमें बस एक बात हम ऐड करें अफशीन साहब, थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया हमें। लास्ट बात हम सिर्फ ऐड करते हैं कि वो तमाम जो मदर इन लॉज इस वक्त हमें सुन रही हैं, मदर्स हमें इस वक्त सुन रही हैं, आप सिर्फ वैसी हो जाएं जैसी आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की सास हो। देयर यू गो, अल्लाह हाफिज़।